नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, मधुमक्खी पालन एवं कृषि में हनी बी एपिकल्चर एंड इम्पोर्टेंस। मधुमक्खी के बारे में जो है आज की क्लास के अंदर करेंगे कि मधुमक्खी क्या है और किस प्रकार से इसका पालन किया जाता है और इसका कृषि के अंदर क्या महत्व है, वो जो है आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मधुमक्खी। जैसा मधुमक्खी तो अंग्रेजी में अपन हनी बी बोलते हैं। तो मधुमक्खी क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मधुमक्खी जो है एक प्रकार का कीट है। क्या है? एक प्रकार का कीट है। अब कीट की परिभाषा तो अपन जानते हैं कि जिसका शरीर 3 भागों में विभक्त, सिर वक्ष उदर, जिसमें 3 जोड़ी टांगे, और 2 जोड़ी पंख हो। 3 जोड़ी टांगे, 2 जोड़ी पंख एवं शरीर पर काइटिन का आवरण हो, वो कीट कहलाता है। उसके बाद आर्थिक दृष्टि पर कीट का जो वर्गीकरण किया जाता है, उसमें कीट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लाभकारी कीट और एक होते हैं हानिकारक कीट। तो यहाँ पे जो आपका मधुमक्खी है वह एक प्रकार का लाभकारी लाभकारी कीट अर्थात बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंदर आता है। अर्थात इससे कोई नुकसान फसल को नहीं होता है, जबकि इससे फायदा ही होता है। लाभकारी की श्रेणी में रखने के पीछे कुछ कारण है जो अपन आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं। मधुमक्खी सबसे पहले परागण अर्थात पोलिनेशन का काम करती परागण का काम करती है, फसलों के अंदर परागण करवाती है। इसके बाद इससे शहद की प्राप्ति होती है, हनी इससे प्राप्त होता है। इसके बाद इससे मोम की प्राप्ति होती है अर्थात वैक्स की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इसके अलावा बी का जो वेनम जो होता है, बी वेनम, वो भी इससे प्राप्त होता है, जो जोड़ों का दर्द मिटाने के लिए काम में आता है। तो ये अलग अलग प्रकार के इसके फायदे इसमें होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा परागण के अंदर होता है, जो अपन आगे चल के। तो मधुमक्खी जो है एक प्रकार का कीट है और कैसा कीट है? एक लाभकारी कीट है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी हनी बी, जैसा आपको पता है कि कोई भी कीट जो होता है वह कौन से संघ से संबंध रखता है, कौन सा संघ, का फाइलम कौन सा होता है, तो वो समान ही है सभी का। दैट इज द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अर्थात संदिग्ध उपांग इसके अंदर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें, संघ के बाद आता है वर्ग अर्थात क्लास की बात करें तो आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कौन सा है? इंसेक्टा या हेक्सापोडा। इंसेक्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। हेक्सापोडा यानी कि 6 टांगे इसके अंदर होती है, तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों बिंदु तो किसी भी कीट के केस में क्या रहेंगे? समान रहेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब जो भिन्नता आती है वो कहाँ आती है? तो मधुमक्खी जो है उसके गण की यहाँ बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गण की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। तो मधुमक्खी जिस गण के अंदर आती है उस गण का नाम है हाइमेनोप्टेरा। गण है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा। तो हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर जो है मधुमक्खी आती है। अब हाइमेनोप्टेरा गण की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर ज्यादातर 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 लाभकारी लाभकारी कीट आते हैं। ज्यादातर जो लाभकारी कीट है वह हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर आते हैं, ये अपन कह सकते हैं। या दूसरा पॉइंट अपन इसमें कहें तो इसमें एकमात्र नासी कीट है हाइमेनोप्टेरा गण का, वह है आरा मक्खी। कौन सा कीट है? आरा मक्खी। अर्थात जो सो फ्लाई होती है वह एकमात्र नासी कीट इस गण का माना गया है। इस गण के संबंध में एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जैविक शत्रु अर्थात नासी कीटों के नाश के लिए सर्वाधिक जो जैविक शत्रु होते हैं अर्थात मैक्सिमम बायो एजेंट्स जो होते हैं वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो हाइमेनोप्टेरा से करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक जैविक शत्रु का मैं यहाँ पे नाम लूं, दैट इज द ट्राइकोग्रामा। कौन सा आता है? ट्राइकोग्रामा का नाम आपने सुना होगा, जो अंडा परजीवी है। तो ट्राइकोग्रामा जो होता है, जो लाभकारी प्रकार का एक प्रकार से कह सकें कीट होता है,
जो हानिकारक कीटों के अंडों को नष्ट करता है, तो वह इसी गण के अंदर आता है। ठीक इसी प्रकार से इसी हाइमेनोप्टेरा के अंदर अपने एक दूसरा लाभकारी कीट जिसे अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं, और वो कौन सा है आपका लाभकारी कीट? लाभकारी कीट जो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो है आपका मधुमक्खी। कौन है? मधुमक्खी। एक प्रकार से कहें कि हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर लाभकारी कीट आपको ज्यादातर मिलेंगे, और इसमें भी अगर आपको जैविक शत्रु का प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा जैविक शत्रु कीटों के कौन से गण से संबंध रखते हैं, तो वह हाइमेनोप्टेरा से रखते हैं। अपवाद यहाँ पे एक ही है, आरा मक्खी, जो नुकसान पहुंचा। और इसी हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर मधुमक्खी आती, जिसकी भी इंपॉर्टेंस है वो भी अपने को ध्यान होना। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि मधुमक्खी का संघ, आर्थ्रोपोडा या वर्ग, ये तो समान पॉइंट हो गया। उसके बाद गण की बात करें तो इसका हाइमेनोप्टेरा गण क्या। उसके बाद अपन इसमें आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट वन बात करते हैं, इसके कुल की बात करते हैं कि मधुमक्खी जो होती है वह किस कुल के अंदर आती है, इसकी फैमिली क्या है। तो कुल की बात करें तो मधुमक्खी का जो कुल है उसका नाम है एपीडी। एपीडी, एपीडी फैमिली से ये बिलोंग करती है। एपीडी, एपीडी, एपीडी कुल से संबंध रखती है। अब एपीडी नाम क्यों पड़ा? तो एपीडी की यहाँ पे बात करें तो बेसिकली मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक जो नाम होता है, यानी कि साइंटिफिक जो नेम होता है, जूलॉजिकल जो नेम होता है, वो होता है एपिस स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज? एपिस स्पीसीज। तो एपिस स्पीसीज इसका नाम होता है। तो इसी एपिस से क्या बना है? एपीडी बना है। तो यह कौन से कुल में बिलोंग करती है? तो एपीडी कुल से बिलोंग करती है, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये हो गई मधुमक्खी के वर्गीकरण की बात कि मधुमक्खी जो होती है वह क्या है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कौन से गण के अंदर आती है, इसके साथ साथ मधुमक्खी का कुल क्या है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये अपन ने यहाँ पे देखा। इसके बाद अपन यहाँ पे बात करें तो मधुमक्खी जो होती है इसकी अलग अलग प्रकार की जातियां होती है, अलग अलग इसकी। तो कौन कौन सी स्पीसीज हैं वो अपन यहाँ पे बात करें तो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो अगर अपन बात करें मधुमक्खी की जातियां, मधुमक्खी मधुमक्खी की जातियां, तो मधुमक्खी की जातियां या स्पीसीज ऑफ हनी बी कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो प्रकार की जो मधुमक्खी जो आपके सामने आएगी वो आएगी आपकी, दैट इज द भारतीय मधुमक्खी। कौन सी मधुमक्खी आएगी? भारतीय मधुमक्खी। और भारतीय मधुमक्खी के वैज्ञानिक नाम की बात करें जो आपको ध्यान रखना है, एपिस सेरेना इंडिका। एपिस एपिस सेरेना इंडिका। तो जैसे एपिस सेरेना इंडिका, इसके नाम के शब्द में इंडिका शब्द आ रहा है, यानी इंडिया की है, भारत की है। अब इसके बाद कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि मधुमक्खी की वह प्रजाति जो संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है, तो वह यही मधुमक्खी जो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि भारतवर्ष में हुई है। तो मधुमक्खी की यह प्रजाति पूरे भारत में पाई जाती है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। यह मधुमक्खी वृक्षों की गुहाओं तथा खोखले बागों में कई समांतर मधुकोष बनाकर रहती है। यह प्रजाति शांत स्वभाव वाली होती है, शांत इसका बिहेवियर होता है, आसानी से यह पाली जा सकती है। सामान्यतः दक्षिण भारत के अंदर यह पाली जाती है और प्रति कॉलोनी से इसे शहद की जो प्राप्ति होती है वार्षिक, वह 2 से 5 किलोग्राम शहद जो है इसकी एक छत्ती प्राप्त होती है। ये पहले प्रकार की मधुमक्खी की प्रजाति होगी जो संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। उसके बाद दूसरी प्रकार की प्रजाति की यहाँ पे बात करें तो वो आती छोटी मधुमक्खी, एफिस फ्लोरिया। और बेसिकली ये आपने देखा होगा जो जल स्रोत होते हैं, जैसे हेडपंप होता है, वहां पर छोटी छोटी आपको मधुमक्खी दिखाई देगी, तो वो एफिस फ्लोरिया है। तो यह जो है सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी होती है और इसकी कॉलोनी से शहद बहुत कम 0.5 से 1 किलोग्राम ही शहद की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक दृष्टि से इसे नहीं पाला जाता, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद है यूरोपियन मधुमक्खी। यूरोपियन मधुमक्खी काफी इंपॉर्टेंट मधुमक्खी है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आपके लिए भारतीय मधुमक्खी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में पाली जाती है, भारत की एक मुख्य मधुमक्खी की प्रजाति है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण मधुमक्खी की जो प्रजाति आती है वो आती है यूरोपियन मधुमक्खी, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है? एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा जो है अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि की मधुमक्खी मानी गई है क्योंकि सबसे ज्यादा शहद उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। पालने वाली मधुमक्खियों के अंदर जिसका पालन किया जा सकता है तो उसके अंदर सर्वाधिक शहद का उत्पादन यह करती है। और अगर कहें कि अगर किसी को मधुमक्खी पालन की सलाह भी देनी है और उसमें अगर कहा जाए कौन सी प्रजाति पालने की सलाह देनी चाहिए तो वो यूरोपियन मधुमक्खी के पालने की सलाह देनी चाहिए।
तो यह मधुमक्खी बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका में पाली जाती है। यह मधुमक्खी आवास और संरचना में भारतीय मधुमक्खी के काफी समानांतर ये देखने को मिलती है, लेकिन इसकी रानी जो होती है उर्वर होती है और कम झुंड या अधिक शहद उत्पादन क्षमता इसकी होती है। इसकी कॉलोनी से शहद उत्पादन जो होता है 45 से 180 45 से 180 किलोग्राम तक शहद की प्राप्ति इससे हो सकती है। तो इतना ज्यादा यह शहद उत्पादित करती है। उसके बाद व्यवसायिक दृष्टि पर यह भारत में व्यवसायिक शहद उत्पादन के लिए, यही प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि भारत में व्यवसायिक दृष्टि से पाली जाने वाली मधुमक्खी की प्रजाति कौन सी है, तो वो यूरोपियन मधुमक्खी, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन प्रजाति आती है, दैट इज द रोग सारंग या बवर मधुमक्खी, जिसे रोग भी कहते हैं, जिसका नाम है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा और एपिस डोरसेटा या बवर, बवर के नाम आपने सुना होगा, आकार में बड़ी होती है और बहुत ज्यादा डरावनी होती है, और अगर वो डंक भी मार देती है तो बहुत ज्यादा जहरीला उसका डंक माना जाता है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। यह सबसे बड़ी मधुमक्खी की प्रजाति है और इसे पाला नहीं जा सकता। यह अधिक मात्रा में शहद उत्पादन करती है। इसमें प्रति कॉलोनी से शहद उत्पादन 35 से 40 किलोग्राम हो जाता है। इस प्रजाति की मधुमक्खी का पालन असंभव है, पाला ही नहीं जा सकता इसे, क्योंकि यह बहुत उत्तेजित स्वभाव की और छेड़ने पर शीघ्र क्रोधित हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा बवर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, तो उस स्वभाव यानी कि उसी को जो है अपन एपिस डोरसेटा के नाम से जानते हैं। बड़े आकार की होती है, पाला नहीं जा सकता है उसके। इसके बाद नेक्स्ट वन मधुमक्खी की प्रजाति है हिमालय मधुमक्खी। हिमालय मधुमक्खी जो हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, और इस मधुमक्खी का नाम है एपिस लेब्रोसा। एपिस लेब्रोसा जो है हिमालय मधुमक्खी से 3 विभिन्न प्रकार की शहद प्राप्ति होती है, जिसमें सबसे पहला जो आता है लाल शहद। लाल शहद जो अधिक ऊंचाई पर रहने वाली मधुमक्खी, और बसंत शहद जो मध्यम और ऊंचाई पर रहने वाली मधुमक्खी से प्राप्त होता है और निम्न ऊंचाई पर, तथा शरद शहद जो होता है किसी भी स्थान से जो एकत्रित किया जा सकता है। लाल शहद बहुत सारे गुणों युक्त होता है, यानी कि लाल जो शहद होता है कई गुणों युक्त होता है, इसलिए महंगा भी ये मार्केट में आता है। जो भंडारण करने पर कम हो जाते हैं या अधिक मूल्य पर बाजार में बेचा जाता है। तो हिमालय जो मधुमक्खी है उससे 3 प्रकार का शहद या अलग अलग प्रकार का शहद की प्राप्ति होती है, जो अपन ने यहाँ पे देखा। उसके बाद आता है डमर मधुमक्खी। तो डमर मधुमक्खी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मधुमक्खी की जितनी भी प्रजातियां हैं उसमें होता है डंक, स्टिंग होती है, जो चुबाने पर अपने शरीर के अंदर विष छोड़ देती है। लेकिन डमर मधुमक्खी ऐसी है कि जिसमें डंक ही नहीं होता है, यानी कि डंक नहीं पाया जाता है, स्टिंग अब्सेंट होता है। ये डंक नहीं मार सकती, ये जहर अपने अंदर नहीं छोड़ सकती। इसका नाम है एपिस इरिडिपेनिस के नाम से जानी जाती है। इसे डंकविहीन मधुमक्खी के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके बाद आता है काली छोटी मधुमक्खी, जिसका नाम है एपिस एंड्रेनिफोर्निस। ये भी छोटे आकार की मधुमक्खी होती है और ये आदिम प्रजाति है। पुराने जमाने में बहुत ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन अभी दिनों दिन इसकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। तो ये विभिन्न प्रकार की मधुमक्खी की प्रजातियां होगी। अब इन मधुमक्खी प्रजातियों को अगर मैं यहाँ पे निचोड़ निकालूं, तो इस मधुमक्खी की जो प्रजातियां जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है, प्रजातियां जो डिस्कस की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर अपन यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो पाली जाती है वह है भारतीय मधुमक्खी। कौन सी मधुमक्खी? भारतीय मधुमक्खी है, इंडियन हनी बी है, जिसका नाम है दैट इज द एपिस सेरेना इंडिका। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण प्रजाति जो है वह है यूरोपियन मधुमक्खी। कौन सी है? यूरोपियन मधुमक्खी है, जो यूरोप के अंदर यानी कि पाई जाती है, जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा। क्या नाम है? एपिस मेलिफेरा। और इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक दृष्टि से भारत के अंदर पाली जाने वाली मधुमक्खी कौन सी? तो यूरोपियन मधुमक्खी, और यही पालने की सलाह दी जाती है। उसके बाद तीसरी आती है आपकी रोक बी या भंवर, जिसे अपन बोल रहे हैं, और इसका नाम है एपिस डोरसेटा। क्या नाम है? एपिस डोरसेटा। तो एपिस डोरसेटा की बात करें तो बड़े आकार की यह होती है, बड़े आकार की होती है, गुस्सीली होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और इसे पालना असंभव होता है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, दैट इज द डमर मधुमक्खी, जिसका नाम है एपिस इरिडिपेनिस। एपिस इरिडिपेनिस, एपिस इरिडिपेनिस। तो अपन ने पिछले बहुत सारी प्रजातियां देखी, उसमें से ये 4 प्रजातियां तो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण साबित होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये प्रजातियां अपन ने पढ़ी है, इससे पहले पढ़ी या यहाँ पे ये 4 प्रजातियां अपन महत्वपूर्ण कह रहे हैं। अब इन प्रजातियों के अंदर अपन देखें तो इन प्रजातियों को, मधुमक्खी की प्रजातियों को अपन 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो मधुमक्खी की जो प्रजातियां हैं, मधुमक्खी की जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं हनीबीज की, उसको अपन 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला इसका पार्ट होगा डंक युक्त। कौन सा होगा? डंक युक्त। और दूसरा आता है डंक विहीन। डंक विहीन, डंक युक्त यानी कि जिसके अंदर स्टिंग जो है वह क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और डंक विहीन जिसके अंदर स्टिंग क्या होती है? एक प्रकार से कहीं एब्सेंट होती है, यानी ये होती है स्टिंगलेस होती है।
स्टिंग क्या होती है, डंक क्या होता है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो वैसे अपन आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। तो स्टिंग या डंक जो होता है, आपने देखा हो तो जो मधुमक्खी जो है वो कई बार जो है अगर अपन शहद लेने जाते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर शहद को वहां से प्राप्त करने का प्रयास करता है तो एक शरीर के अंदर एक नोकनुमा संरचना अपने शरीर में चुबो देती है और उसकी वजह से अपने शरीर या जो है हाथ के अंदर जो है एक जहर आ जाता है और सूजन सी आ जाती है, तो वही डंक होता है। तो उसके अंदर जहरीला पदार्थ उसके द्वारा छोड़ा जाता है। तो मधुमक्खी की जो ज्यादातर प्रजातियां होती है, ज्यादातर जो प्रजातियां हैं वह कैसी होती है, वह डंक युक्त होती है अर्थात जिसमें डंक पाया जाता है। लेकिन इसकी एकमात्र प्रजाति जो अपन कहें, जो अपन ने अभी पीछे भी डिस्कस की है, और वो है डम्मर मधुमक्खी। डम्मर बी इफिस एरिडीपेनिस। इसके अंदर क्या होता है, डंक नहीं होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर प्रजातियां जिसके अंदर अपन कह रहे भारतीय मधुमक्खी आ गई, आपकी यूरोपियन मधुमक्खी आ गई, आपकी रोक भी आ गई, इसके अलावा हिमालय मधुमक्खी आ गई, छोटी मधुमक्खी आ गई, सब में डंक होता है, लेकिन डम्मर मधुमक्खी के अंदर डंक नहीं होता। तो जो डंक युक्त मधुमक्खियां होती है, जिसका अगर अपन पालन करते हैं, इनका अगर अपन पालन करते हैं, इनकी अगर अपन रियरिंग करते हैं, तो इसे अपन किस नाम से जानेंगे, इसे अपन कहेंगे एपी कल्चर। क्या कहेंगे, एपी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, एपी कल्चर कहेंगे। एपी कल्चर के अंदर, या जिसे अपन बी कीपिंग के नाम से भी जान सकते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो डंक विहीन मधुमक्खी का पालन भी एपीकल्चर बोला जा सकता है। लेकिन अगर आपको विशेष तौर पे पूछा जाए कि डंक विहीन मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो वहां पर एपीकल्चर की अपेक्षा सबसे अप्रोप्रिएट जो शब्द जाएगा वह जाएगा मेलीपोनी कल्चर। कौन सा कल्चर जाएगा, मेलीपोनी कल्चर। तो यह मेलीपोनी कल्चर कहलाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो मधुमक्खियां आर्थिक दृष्टि से जो पाली जा रही है, जिसमें डंक होता है उसको अपन एपीकल्चर बोल सकते हैं, और जिसमें डंक नहीं होता है उसके पालन को मेलीपोनी कल्चर के नाम से जाना जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो मधुमक्खी का पालन यह दो प्रकार से हो सकता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी के परिवार के बारे में, इसकी कॉलोनी के बारे में। तो मधुमक्खी की कॉलोनी, मधुमक्खी की कॉलोनी ऑफ हनीबी। तो अब मधुमक्खी की कॉलोनी क्यों कहा है इसमें, मधुमक्खी की कॉलोनी शब्द अपन ने यहां पे इसलिए काम में लिया है क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियां साथ साथ रहती, और इसके कॉलोनी की बात करें तो इसके अंदर 20 से 50 हजार मधुमक्खी जो होती है वह एक साथ रहती है, एक ही घर के अंदर रहती है। ये 20 से 50 हजार मधुमक्खियां एक ही घर के अंदर रहती है, एक ही घर या एक ही आवास इनका होता है, एक ही प्रकार की हैबिट होती है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का कॉम्ब या छत्ता बोलते हैं। एक छत्ते के अंदर जो है वातावरण के अंदर, प्राकृतिक वातावरण के अंदर यह निवास करती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब मधुमक्खी का जो ये प्राकृतिक छत्ता होता है उसके अंदर 20 से 50 हजार मधुमक्खियां पाई जाती है। तो उसमें कौन कौन से सदस्य हो इसके होते हैं, तो इसके परिवार में, इसके घर और आवास के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन से इसके मेंबर होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसके परिवार में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सदस्य होता है वो होता है इसकी रानी। कौन होता है, रानी होती है, क्वीन होती है। और रानी की जो संख्या होती है परिवार में वह एक ही होगी। कितनी होगी, एक ही होगी। और जो एक प्रकार से कहें कि परिवार की मुखिया होती है, परिवार की क्या होती है, मुखिया होती है, हेड ऑफ द कॉलोनी की हेड के रूप में यह जानी जाती है। उसके बाद यहां पे बात करें तो दूसरे नंबर पर जो इसके परिवार में जो सदस्य आता है वह आता है इसका, दैट इज द राजा, और जिसे अपन ड्रोन शब्द के नाम से भी जानते हैं, या ड्रोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ड्रोन यहाँ पे काम में लेते हैं, ड्रोन या किंग बोल सकते हैं। और इसकी संख्या जो होती है वह बेसिकली रानी से ज्यादा होती है, और कई सौ नर अपन कह सकते हैं, कई सौ नर, यानी कि 20 से लगाकर 200 के बीच में इसकी संख्या आपको देखने को मिल सकती है। और इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण सदस्य जो इसके परिवार में होता है वो होता है श्रमिक। कौन होता है, श्रमिक होता है, अर्थात वर्कर होता है। और श्रमिक या वर्कर की बात करें तो पूरे परिवार में जो शेष जो बचा हुआ है, या कहें कि सर्वाधिक संख्या के अंदर, मैक्सिमम नंबर के अंदर जो पाया जाता है वह कौन पाया जाता है, श्रमिक होता है, परिवार का सदस्य। तो ये तीन मुख्य सदस्य जो होते हैं एक मधुमक्खी के परिवार के अंदर होते हैं। इसके अंदर सैनिक नहीं होते, ध्यान रखना। इसके परिवार में राजा होता है, ड्रोन होता है, रानी होती है, और श्रमिक मधुमक्खी पाई जाती है।
इसके बाद इसके बच्चे जरूर आपको मिल सकते हैं, जो अपन इसके लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वहां पे अपन बात करेंगे, लेकिन 3 मुख्य सदस्य हैं जिससे इसका पूरा परिवार या कॉलोनी बनी होती है। अब इसके बाद ये एक परिवार के रूप में निवास कर रही है, यह एक परिवार के रूप में निवास कर रही है, इसमें एक अलग अलग सदस्य हैं और इन सभी का अपना कार्य है, इसीलिए इसे अपन कहते हैं सामाजिक कीट के नाम से जानते हैं, अर्थात सोशल इंसेक्ट कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने दीमक भी पढ़ा होगा, वहां भी उसको सामाजिक कीट कहा है, लेकिन दीमक हानिकारक थी। ठीक इसी प्रकार से मधुमक्खी भी सामाजिक कीट है, क्योंकि यह भी एक समाज के अंदर रह रही है और इसके जो विभिन्न सदस्य हैं वह समाज में अलग अलग कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसी वजह से इसको कहेंगे, इसमें क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात लेबर डिवीजन इसके अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। तो लेबर डिवीजन जो है दीमक में भी देखने को मिलता है, सामाजिक कीट दीमक भी है, तो ये दोनों पॉइंट उस केस में भी लागू होते हैं और दोनों पॉइंट जो है मधुमक्खी के केस में भी लागू होते हैं, जो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये जो है मधुमक्खी सामाजिक है, श्रम विभाजन इसके अंदर पाया जाता है। अब अपन इसमें बात करें, इसके अलग अलग प्रकार के जो सदस्य होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं वो अपन यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रानी मधुमक्खी की बात करते हैं, रानी मधुमक्खी की बात करते हैं। रानी मधुमक्खी अर्थात जिसे अपन क्वीन बोल रहे हैं, तो रानी मधुमक्खी जो होती है यह क्या होती है, यह परिवार की मुखिया होती है। सबसे पहली बात, परिवार की मुखिया जो होती है यानी मेन हेड जो होता है फैमिली का, वो कौन होती है, रानी मधुमक्खी। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या परिवार के या पूरी कॉलोनी के अंदर इसकी संख्या एक ही होती है, जो अपने को यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अब ये रानी मधुमक्खी जो होती है कितने समय के लिए जीवित रहती है, तो 2 से 5 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक जीवित रहने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। 2 से 5 वर्ष तक ये जीवित रह सकती है, इतने समय तक ये जो है अपना जीवन काल निकाल सकती है। इसके बाद बात करें रानी मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है, तो रानी मधुमक्खी का जो जन्म होता है, रानी मधुमक्खी का जो जन्म होता है वो होता है इसकी मादा, या अपन कहें कि जो इससे पहले जो इसकी मधुमक्खी या मादा थी या रानी थी, वो क्या देती है, निषेचित अंडे देती है। क्या देती है, निषेचित अंडे देती है, अर्थात फर्टिलाइज्ड एग्स वह देती है, निषेचित अंडे देती है। और निषेचित अंडों से उसका क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, शिशु निकलता है। और यह जो लार्वा है अगर यह जो लार्वा है लगातार अगर उसको भोजन मिलता रहे, कंटिन्यूस उसको भोजन मिलता रहे, क्या मिले, रॉयल जेली मिले। क्या मिले, रॉयल जेली मिले। तो इससे फिर क्या होगा, कोशित बनेगा, यानी कि प्यूपा अवस्था बनेगी। क्या बनेगी, प्यूपा बनेगी। और उसके बाद इससे किसका निर्माण होगा, तो वो निर्माण होगा रानी पुत्री का, यानी कि क्वीन डॉटर का निर्माण यहाँ पे होता है, क्वीन डॉटर का निर्माण यहाँ पे होता है। और फिर आगे चल के यह रानी पुत्री जो होती है किसका स्थान ले लेती है, रानी का स्थान ले लेती है। तो इस प्रकार से कहे कि रानी जो मुखिया मधुमक्खी होती है वो परिवार में इसकी संख्या 1 होती है, परिवार की मुखिया होती है, जिसका जीवन 2 से 5 वर्ष का होता है। इसकी उत्पत्ति जो होती है, निषेचित अंडे जो होते हैं जो पूर्ववर्ती रानी के द्वारा दिए जाते हैं, उन अंडों से जो उसका लार्वा निकलता है, अगर वह लगातार रॉयल जेली को खाता रहता है तो वह जो है आगे चल के कोशित और कोशित से जाकर वह रानी पुत्री के अंदर कन्वर्ट होगा। और जब मुख्य रानी अंडे देना बंद कर देती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका स्थान जो लेती है वह रानी पुत्री जो है वह रानी के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है रानी का जीवन चलता रहता है, इस प्रकार से रानी का जन्म होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो रानी मधुमक्खी के अंदर जो होते हैं वह पंख की बात कर ले, यानी विंग्स की बात कर ले रानी मधुमक्खी के अंदर, या इसके मुखांगों की बात कर ले, या इसमें डंक की बात कर ले, तो ये कम विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित नहीं होते, क्योंकि इनका कार्य इसके अंदर नहीं होता है। तो रानी मधुमक्खी के अंदर विकास किसका होता है, तो रानी मधुमक्खी के अंदर जो विकास होता है वो होता है मादा जनन अंगों का विकास जो होता है वह विकसित होते हैं। इस वजह से वह जनन कर पाती, जनन कर पाती, यानी कि मैथुन क्रिया कर पाती। तो जनन अंगों का विकास इसके अंदर होता है। और जनन अंगों का जो विकास होता है इसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित होता है कौन, अंडरोपक विकसित होता है। कौन विकसित होता है, अंडरोपक विकसित होता है, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर बोलते हैं। तो ओविपोजिटर जो होता है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है रानी मधुमक्खी के अंदर, और यही ओविपोजिटर जो होता है वह अंडे देने के लिए काम आता है, अंडे देने के लिए काम में आता है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो रानी मधुमक्खी में पंख हो गया, मुकांग हो गया, डंक हो गया, क्योंकि डंक जो होता है वह इसी अंडरोपक का रूपांतरण होता है देखा जाए तो रानी मधुमक्खी में डंक नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ओविपोजिटर होता है वह अंडे देने के लिए काम में आता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब रानी मधुमक्खी क्या करती है,
कि यह मैथुन क्रिया करती है। क्या करती है? मैथुन क्रिया करती है, यानी कि मैटिंग करती है। तो रानी मधुमक्खी मैथुन क्रिया किसके साथ करेगी? तो यह नर मधुमक्खी के साथ करेगी, यानी ड्रोन के साथ करेगी। तो रानी मधुमक्खी जो मैथुन क्रिया इसके अंदर होती है, यह बेसिकली ड्रोन और रानी के मध्य में होगी। तो ड्रोन कौन है? नर है, और रानी कौन है? मादा है। तो इन दोनों के मध्य में मैथुन क्रिया होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब मैथुन क्रिया कैसे होती है, यह भी अपने को पता होना चाहिए। तो मैथुन क्रिया के अंदर अगर अपन देखें यहाँ पे, तो बेसिकली अब यहां अगर अपन बात करें कि किस प्रकार से इसमें जो है मैथुन क्रिया होती है, तो मैथुन क्रिया की बात करें तो रानी मधुमक्खी जो होती है, जब उसको मैथुन करना होता है तो वो एक प्रकार का फिरोमोन स्रावित करती है, एक प्रकार का रसायन स्रावित करती है। तो इस रानी मधुमक्खी के द्वारा, रानी जो मधुमक्खी होती है, रानी जो मधुमक्खी होती है वह क्या स्रावित करती है? एक प्रकार का फिरोमोन का स्त्राव करती है, और उस फिरोमोन का स्त्राव करके अपने परिवार से निकल जाती है, अपने जो छत्ता होता है उससे निकल जाती है। और निकलने के साथ उसमें क्या होते हैं? इस रानी मधुमक्खी में क्या होते हैं? पंख होते हैं, और यह हवा में उड़ती है। अब उसी समय क्या होता है? उसके फिरोमोन के स्त्राव की वजह से कई नर जो होते हैं, या जिसे अपन ड्रोन बोल रहे हैं, वह भी इसके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन वह आपस में झगड़ते रहते हैं कि भाई रानी के साथ मैथुन क्रिया कौन करेगा। वह नर आपस में झगड़ते रहते हैं, और जो नर या जो अपन ड्रोन कहें, राजा कहें, जो ड्रोन या राजा भी अपन बोल सकते हैं, तो जो नर इन नरों से या आपस में लड़कर जो जीतता है, जो आगे बढ़ पाता है, वही आगे चल के क्या करता है? इस रानी के साथ क्या करेगा? मैथुन क्रिया करता है, जो आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। तो यानी कि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते से निकलती है, तो उस छत्ते से निकलने के दौरान उसके फिरोमोन के स्रवण की वजह से बहुत सारे नर भी जो होते हैं छत्ते से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो जो नर बाहर निकलते या ड्रोन जो बाहर निकलते, वह आपस में झगड़ते रहते हैं कि भाई रानी के साथ मैथुन क्रिया कौन करेगा। और आपस में झगड़ते लास्ट में जो नर बचता है या ड्रोन बचता है, वह रानी के साथ मैथुन क्रिया करता है। और वह रानी के साथ मैथुन क्रिया कैसे करता है? तो वो रानी जो है वह कहां है? हवा में क्या कर रही है? उड़ रही है। और उसी समय वहां पे राजा या ड्रोन जो उन सभी ड्रोनों से निकल के आएगा, वह भी हवा में क्या करेगा? उड़ेगा। वह भी फ्लाइंग करेगा, क्योंकि राजा और रानी दोनों के अंदर ही क्या होते हैं? पंख होते हैं। ये उड़ने की क्षमता इसके अंदर, इन दोनों के अंदर क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनमें पंख होते हैं, और पंख कितने होते हैं? 2 जोड़ी पंख इनमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ते हैं। अब ये हवा में उड़ते हुए राजा व रानी जो है हवा में उड़ते हुए ही ये क्या कर लेते हैं? मैथुन कर लेते हैं। हवा में उड़ते हुए ही यह मैटिंग कर लेते हैं, मैथुन क्रिया संपन्न कर लेते हैं। और इस प्रकार की हवा में उड़ते हुए मैथुन क्रिया करने की जो प्रक्रिया होती है, या इस प्रकार की जो उड़ान होती है, हवा में उड़ते हुए मैथुन करना, उसे अपन मैथुन उड़ान के नाम से जानते हैं। कौन सी उड़ान के नाम से जानते हैं? मैथुन उड़ान के नाम से जानते हैं, अर्थात न्यूप्टियल फ्लाइट के नाम से जानते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि मैथुन उड़ान किसके अंदर पाई जाती है? तो ये मधुमक्खी के अंदर भी होती है, और इवन ये दीमक के अंदर भी पाई जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हवा में उड़ते हुए मैथुन क्रिया कर लेते हैं, और मैथुन क्रिया जो है यह इनकी इच्छा पे निर्भर करता है। यह 1 बार भी कर सकते, 2 बार भी कर सकते, 3 बार भी कर सकते, 4 बार भी कर सकते, 5 बार भी कर सकते, लेकिन मैथुन क्रिया उसी उड़ान के दौरान ही होगी। दोबारा उड़ान उनके अंदर नहीं होगी। सिर्फ एक ही उड़ान के अंदर जितनी बार भी मैथुन करना है, वह एक ही बार में मैथुन क्रिया कर लेते हैं, और इस प्रकार की उड़ान को मैथुन उड़ान कहते हैं। अब मैथुन उड़ान के दौरान मैथुन क्रिया कर लेने के पश्चात मैथुन उड़ान के दौरान अर्थात न्यूप्टियल फ्लाइट के दौरान जो राजा और रानी मधुमक्खी है, वह आपस में क्या कर रही है? राजा और रानी मधुमक्खी आपस में क्या कर रही है? मैथुन क्रिया कर रही है, अर्थात मैटिंग कर रही है। तो इस मैटिंग के प्रोसेस में क्या होता है? इस मैटिंग के प्रोसेस में यह होता है कि यहां जो राजा जो होता है, यानी कि जो ड्रोन जो होता है, वह एक प्रकार से अपन कहें कि शुक्राणुओं का स्त्रवण करता है, अर्थात अपने स्पर्म्स का स्त्रवण करता है। किसके शरीर में करता है? तो रानी के शरीर के अंदर जो है, उसमें उसके जननांगों के अंदर जो है, वह शुक्राणु जो है डिपोजिट करता है, शुक्राणु उसके शरीर के अंदर छोड़ता है।
तो शुक्राणु जो है रानी के शरीर में चले जाते हैं। शुक्राणु जो है मैथुन क्रिया के दौरान जो शुक्राणु या स्पर्म्स जो होते हैं वह बेसिकली राजा द्वारा छोड़े जाते हैं और वह रानी के शरीर में चले जाते हैं, अर्थात क्वीन के शरीर में चले जाते हैं। अब रानी के शरीर में जो शरीर के अंदर जो शुक्राणु गए हैं वह कहां जाकर एकत्रित होंगे, तो वह शुक्राणुओं का जो एकत्रित जो होने का जो स्थान होता है, जहां जाके वह शुक्राणु एकत्रित होते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? स्पर्मेथिका कहलाती है। कौन सा स्थान कहलाता है? स्पर्मेथिका। तो मादा जननांगों का एक बाग है जिसे बोला गया है स्पर्मेथिका, जिसे शुक्राणुदानी हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणुदानी के नाम से भी जानते हैं। तो इस शुक्राणुदानी के अंदर वो जो है शुक्राणु जो है वह एकत्रित हो जाते हैं रानी के शरीर के अंदर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब रानी के शरीर के अंदर जो शुक्राणु एकत्रित हुए हैं स्पर्मेथिका के अंदर, उसके बाद रानी अपने जीवन में उन्हीं शुक्राणुओं का प्रयोग करके अंडों को देने का कार्य करती है, यानी दोबारा वह मैथुन नहीं करती है। यानी रानी मधुमक्खी अपने जीवन में एक बार जो मैथुन उड़ान किए उसी दौरान वह मैथुन क्रिया करेगी, उसके बाद दोबारा वह मैथुन क्रिया नहीं करेगी। दोबारा उसको अगर अंडे देने हैं तो वह क्या करेगी? उसी जो उसके शरीर के अंदर स्पर्मेथिका के अंदर जो शुक्राणु है उनसे वह अंडे देने का काम करती है। और बेसिकली एक रानी मधुमक्खी 2 या 3 वर्ष तक ही अंडे देती है, उसके बाद वह वृद्ध हो जाती है और धीरे धीरे अपन कहें कि वह परिवार से बाहर चली जाती है और उसके स्थान पर जो पुत्री रानी होती है वह उसका स्थान ले लेती है और अपने परिवार को चलाने का काम करती है, जो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये जो नियंत्रण होता है, यानी कि रानी मधुमक्खी ने अपने शरीर के अंदर शुक्राणु को ले लिया, स्पर्मेथिका के अंदर स्टोर कर लिया, उसके बाद 2 या 3 वर्ष तक वह क्या देती रहेगी? अंडे देती रहेगी। निर्धारित अंतराल पर वह अंडे देती रहेगी और 2 या 3 वर्ष बाद वह रानी मधुमक्खी वृद्ध हो जाएगी और वह अपने छज्जे को छोड़ के चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन ने देखें कि रानी मधुमक्खी होती है, वह रानी मधुमक्खी जो होती है उसने अपने क्या दिए? अंडे दिए। और इन अंडों से समय के साथ साथ क्या निकलेगा? उसका शिशु निकलेगा, उसका बच्चा निकलेगा और लास्ट में जाके कोशित भी बनेगा और कोशित से उसका वयस्क भी बनेगा और वहां पर अपन कहें कि रानी पुत्री का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? रानी पुत्री का निर्माण होगा। तो रानी पुत्री जो होती है वह रानी का स्थान कब लेगी, यह भी अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो रानी मधुमक्खी जो होती है अपने शरीर से एक प्रकार का स्रवण करती है और जिसे क्या बोलते हैं? क्वीन सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, अर्थात रानी श्रवण के नाम से जानते हैं। तो क्वीन सब्सटेंस जो है इसके द्वारा छोड़ा जाता है। किसके द्वारा छोड़ा जाता है? रानी मधुमक्खी के द्वारा छोड़ा जाता है। और रानी मधुमक्खी जो है क्वीन सब्सटेंस जो छोड़ती है वह कौन सी ग्रंथि से छोड़ती है? उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज द मैंडिबुलर ग्रंथि। मैंडिबुलर ग्रंथि का प्रयोग करके जो रानी जो होती है एक प्रकार का श्रवण करती है, जिसे क्वीन सब्सटेंस बोलते हैं। ये क्वीन सब्सटेंस ही होता है जो निर्धारित करता है कि रानी मधुमक्खी कब जो है उसका स्थान जो रानी पुत्री है वह लेगी। तो ये भी अगर अपन यहाँ पे देखें तो बेसिकली जब एक रानी एक प्रकार से कहें कि जो क्वीन सब्सटेंस छोड़ रही है उसकी अगर मात्रा अधिक होती है तो उस केस में रानी वही रहेगी परिवार के अंदर। लेकिन अगर जब देखा जाए कि रानी मधुमक्खी जो क्वीन सब्सटेंस छोड़ रही है उसकी मात्रा के अंदर अगर कमी आती है तो वो तब जाके जो है उसका स्थान कौन लेगी? रानी पुत्री लेगी। कौन लेगी? रानी पुत्री लेगी। यानी उसके आगे आने वाली जो रानी होगी यानी उसकी पुत्री जो होगी वह उसका स्थान ले लेगी। और इस प्रकार का नियंत्रण जो होता है उसे अपन एक प्रकार से बाह्य नियंत्रण के रूप में जानते हैं। और ये बाह्य नियंत्रण यानी परिवार का एक नियंत्रण यहाँ पे होता है कि मुख्य रानी जो होती है वह अपना कार्य छोड़ देती है और धीरे धीरे वह परिवार से भी चली जाती है, विदा हो जाती है और एक प्रकार से कहे वह 2 या 3 वर्ष के लिए जो है अंडे दे पाती है। उसके बाद रानी पुत्री उसका स्थान लेगी और वह कब लेगी? जब क्वीन सब्सटेंस जो है कम मात्रा में छोड़ा जाएगा। तो बाह्य नियंत्रण इसके परिवार के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी चीज जो अपन ने देखी, किसके बारे में देखी? मधुमक्खी की, रानी के बारे में देखी। तो रानी के केस में मैंने आपको क्या क्या बताया है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परिवार के अंदर रानी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। रानी क्या होती है? परिवार की मुखिया होती है। इसके बाद रानी जो होती है उसमें अगर अपन बात करें तो इसका जन्म कहां से होता है? इसका जन्म निषेचित अंडों से जो लार्वा निकलता है वह अगर लगातार रॉयल जेली खाता रहता है तो उससे जो है रानी का निर्माण होता है, पुत्री रानी बनती है और धीरे धीरे फिर जो है पुत्री रानी जो होती है वह मुख्य रानी का स्थान ले लेती है।
एक रानी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 वर्ष तक जीवित रह सकती है और रानी के अंदर पंख हो गए, मुखांग हो गए, डंक हो गए, कम विकसित होता है। रानी के अंदर जननांग अधिक विकसित होती है जिसमें अंडरोपक विकसित होता है जो अंडे देने के लिए काम में आता है। रानी मधुमक्खी जो होती है जब उसको मैथुन क्रिया करनी होती है तो वो एक प्रकार का फिरोमोन अपने शरीर से छोड़ती है और पंखों की सहायता से अपने छज्जे से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के दौरान उस फिरोमोन की वजह से उसके पीछे बहुत सारे नर या ड्रोन उसके पीछे की ओर भागते हैं और उसमें वो नर आपस में झगड़ते रहते हैं और अल्टीमेटली जो नर उस रानी के पास पहुंचता है वह हवा के अंदर उसके साथ मैथुन क्रिया करता है और हवा में उड़ते हुए मैथुन क्रिया करना न्यूक्टियल फ्लाइट कहलाती है। और न्यूक्टियल फ्लाइट कर लेने के पश्चात रानी मधुमक्खी वापस अपने छत्ते के अंदर आ जाती है और न्यूक्टियल फ्लाइट के दौरान जो शुक्राणु जो रानी के अंदर छोड़े गए उसके जननांग के रूप में, जनन अंगों के रूप में स्पर्मेथिका के अंदर वह स्टोर हो जाते हैं और वह 2-3 वर्षों तक उसी स्पर्म का यूज करके अंडे देने का काम जो है रानी मधुमक्खी एक निर्धारित अंतराल के दौरान देती है। ऐसा नहीं कि भाई रोज अंडे देती रहेगी, तो निर्धारित अंतराल के दौरान वह अपने अंडे देती है और उसके बाद वह अपने परिवार को चलाने का काम करती है और फिर उन अंडों से अंडे 2 प्रकार के देती है, ये निषेचित और अनिषेचित अंडे देती है। निषेचित जो अंडे होते हैं, निषेचित अंडों से सदैव जो होगा वह रानी पुत्री का निर्माण होगा और वह रानी पुत्री आगे चल के रानी का स्थान लेगी। कब जब रानी का जो क्वीन सब्सटेंस है वह कम पड़ जाएगा तब जाके रानी पुत्री जो है रानी का स्थान ले लेगी। दूसरा जो अनिषेचित अंडे होते हैं उससे जो है श्रमिक और या अपन कहे कि बेसिकली उससे ज्यादातर ड्रोन का ही निर्माण होगा, जबकि निषेचित से आपका रानी पुत्री का भी निर्माण होगा और श्रमिक का भी निर्माण होता है। तो दोनों का निर्माण जो होता है वह निषेचित अंडों से होता है और अनिषेचित अंडों से जो निर्माण होता है केवल ड्रोन का यानी कि नर का निर्माण वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये पहला सदस्य अपन ने देखा है, रानी के बारे में बात की। अब दूसरे सदस्य की बात करते हैं। दूसरे सदस्य की यहां पे बात करते हैं तो इसके परिवार में जो दूसरा सदस्य जो होता है, दूसरा जो सदस्य होता है और जो मुख्य सदस्य जिसकी बात अपन कर चुके हैं वो कौन है, राजा या नर। राजा या नर या जिसे अपन और क्या बोल सकते हैं, ड्रोन। तो राजा नर या ड्रोन होता है यानी कि किंग होता है। किंग भले इसका नाम है लेकिन ये परिवार का मुखिया नहीं होता है। मुखिया कौन होती है, रानी होती है। अब इसकी संख्या की बात करें तो यह जो होता है इसकी जो संख्या होती है कई सैकड़ों, 100 की संख्या में, या अपन कहें कि इसकी संख्या जो होती है 2 से लगाकर 200 के मध्य में इसकी संख्या हो सकती है। तो मैंने कहा ना कि नर कई सारे हो सकते हैं लेकिन मैथुन क्रिया कौन करेगा, जो आपस में झगड़ के रानी तक पहुंच पाएगा वही उसके साथ क्या करेगा, मैथुन क्रिया करेगा। अब इसके बाद बात करें तो इसके अंदर भी अगर अपन बात करें जो डंक जो होता है वह कम विकसित होता है, क्योंकि डंक जो होता है बेसिकली जो स्टिंग होता है वह किसका रूपांतरण होता है, ओविपोजिटर का रूपांतरण होता है, अंडरोपक का रूपांतरण होता है। और नर के अंदर कभी भी अंडरोपक विकसित नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, इसीलिए डंक इसमें नहीं पाया जाता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसके मुख्य कार्य की बात करें तो रानी के साथ मैथुन क्रिया करना। रानी के साथ जो मैथुन क्रिया करने का काम करेगा अर्थात मेटिंग का काम करेगा, जो न्यूक्लियर फ्लाइट भरेगा वह कौन होगा, राजा नर या ड्रोन ही होता है। ये इसका परिवार का दूसरा सदस्य होता है। उसके बाद इसके परिवार के तीसरे सदस्य की बात करें जो काफी महत्वपूर्ण है, और तीसरा इसके परिवार का जो सदस्य होता है वह कौन होता है, श्रमिक होता है। कौन होता है, श्रमिक होता है अर्थात वर्कर होता है। अब श्रमिक जो होता है परिवार में सर्वाधिक संख्या अगर किसी की पाई जाती है, मैक्सिमम नंबर अगर किसी के पाए जाते हैं परिवार के अंदर, तो वह किसके पाए जाते हैं, वह श्रमिक के होते हैं, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। श्रमिक परिवार में सबसे ज्यादा संख्या वाला प्राणी जो है इसके परिवार के अंदर होता है। अब इसके बाद बात करें कि इसकी विशेषता क्या होती है, तो एक प्रकार से अगर अपन बात करें इसमें जो होगा डंक विकसित होता है, विकसित होता है। साथ स्टिंग जो होती है वह क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है। आपको पता हो तो जो परिवार से बाहर निकलता है वह श्रमिक ही होता है और वह अपने को डंक मारने का भी काम करता है, अपने शरीर के अंदर विष छोड़ने का भी काम कर देता है कई बार। तो डंक जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। और इस डंक का निर्माण कहां से होता है, तो इस डंक का जो निर्माण होता है वह अंडरोपक का रूपांतरण है। अंडरोपक का रूपांतरण होता है। अंडरोपक जो होता है यानी ओविपोजिटर का मॉडिफिकेशन होता है। ओविपोजिटर का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। यानी कि बेसिकली रानी के अंदर तो क्या होता है कि अंडरोपक जो होता है अंडे देने का काम करता है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खी के अंदर क्या होता है, अंडरोपक डंक के अंदर बदल जाता है और जो सुई जैसी एक संरचना अपने शरीर में चुभाता है या हाथ में चुभाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है। तो ये अंडरोपक जो होता है वह डंक में विकसित हो जाता है रानी इसके श्रमिक मधुमक्खी के अंदर, और डंक के अंदर जो विष छोड़ा जाता है, जो पॉइजन छोड़ा जाता है जिसकी वजह से सूजन आती है, उसे अपन बोलते हैं एपीटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। कौन सा टॉक्सिन कहेंगे, एपीटॉक्सिन कहेंगे, जो आपको ध्यान होना चाहिए।
तो डंक पूर्ण रूप से विकसित किसमें होता है? तो श्रमिक के अंदर होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद श्रमिक के अंदर वो क्या विशेषताएं होती है? तो श्रमिक के अंदर देखा जाए तो इसके जो मुखांग होते हैं, इसके जो मुखांग होते हैं अर्थात जो इसके माउथ पार्ट होते हैं वह कैसे होते हैं? तो श्रमिक के जो मुखांग होते हैं ये क्या करता है? बाहर जाता है और बाहर से परागकणों को एकत्रित करने का कार्य करता है, और इसके साथ साथ यह क्या करता है कि शहद को या रानी जो सब्सटेंस छोड़ती है उसको खाने का काम या उसको लेने का काम क्वीन सब्सटेंस को भी करता है। तो इसके जो मुखांग होते हैं वो चबाने एवं चाटने वाले, चबाने एवं चाटने वाले इसके मुखांग होते हैं, अर्थात च्यूइंग एंड लेपिंग टाइप। तो कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है एग्जाम में कि इसमें मुखांग कैसे होते हैं? तो च्यूइंग और लेपिंग टाइप के इसमें मुखांग पाए जाते हैं, जो भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो इसके शरीर के ऊपर अगर अपन देखें तो मोम ग्रंथियां भी होती है, मोम ग्रंथियां भी होती है, अर्थात वैक्स ग्लैंड भी होती है। तो वैक्स ग्लैंड जो इसके शरीर पर होती है जिसकी वजह से ये क्या स्रावित करता है? मोम का स्त्रवण करता है, मोम का स्त्रवण करता है, यानी कि वैक्स का सिक्रेशन करता है। और वैक्स ग्रंथियां या मोम ग्रंथियां श्रमिक मधुमक्खी के शरीर पर कौन से खंड में होती है? तो यह उदर के चौथे से सातवें खंड के अंदर, यानी 4th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर वैक्स ग्लैंड जो होती है वह श्रमिक मधुमक्खी के अंदर होती है। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो मधुमक्खी के केस में, श्रमिक मधुमक्खी के केस में, वह आता है रॉयल जेली। तो रॉयल जेली का जो स्त्रवण करता है वह कौन करता है? तो रॉयल जेली का जो स्त्रवण करता है वह बेसिकली कौन करता है? श्रमिक मधुमक्खी ही करती है। रॉयल जेली का जो स्त्रवण है श्रमिक मधुमक्खी की कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइपोफेरेंजियल सेलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। हाइपोफेरेंजियल लार ग्रंथि, हाइपोफेरेंजियल लार ग्रंथि के द्वारा जो है रॉयल जेली का सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। यह भी आपको यहां पे पता। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि श्रमिक जो मधुमक्खी होती है इसके अंदर एक ग्रंथि और होती है जिसका नाम है एसिड ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है? एसिड ग्लैंड्स, अर्थात अम्ल ग्रंथि। कौन सी होती है? अम्ल ग्रंथि होती है। और अम्ल ग्रंथि किसका स्त्रवण करती है? तो बी वेनम का स्त्रवण करती है। का स्त्रवण करती है? वेनम का स्त्रवण करती है। उसके लार का एक वेनम का स्त्रवण जो है इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करें तो श्रमिक मधुमक्खी की जो हाइंड लेग होती है, कौन सी लेग होती है? हाइंड लेग जो होती है, पश्य टांगे होती है, उनमें रूपांतरण पाया जाता है, उसे बोलते हैं फोरेजियल टाइप ऑफ लेग बोलते हैं। कौन सी लेग बोलते हैं? फोरेजियल टाइप की, फोरेजियल प्रकार की टांगे इसके अंदर पाई जाती है। अब फोरेजियल टांगे क्या करती है? तो इसके पीछे वाले जो टांगे फोरेजियल कहते हैं वह पराग कणों को एकत्रित करती है। क्या करती है? पराग कणों को एकत्रित करने का काम करती है, पोलन को कलेक्ट करने का काम करती है, यानी पोलन कलेक्टिंग लेग भी बोल सकते हैं, पोलन कलेक्टिंग लेग्स भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने बात की कि जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो परिवार में सबसे ज्यादा संख्या लिए होती है। श्रमिक मधुमक्खी के अंदर डंक जो होता है पूर्ण विकसित होता है और वह ओविपोजिटर का रूपांतरण होता है। श्रमिक मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर अपन ने देखा कि उसके जो मुखांग होते हैं वो च्यूइंग और लेपिंग वाले होते हैं। इसमें जो पीछे वाले जो टांगे होती है वह फोरेजियल टाइप ऑफ लेग होती है, यानी कि पराग कणों को एकत्रित करने वाली इसकी टांगे होती है। इसके बाद अपन ने इसे यहाँ पे बात की कि इसके अंदर मोम ग्रंथियां भी होती है जो मोम का स्त्रवण करती है। इसमें एसिड ग्लैंड्स भी होती है जो बी वेनम का स्त्रवण करती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि श्रमिक मधुमक्खी के अंदर इतने सारे रूपांतरण या इतने सारी चीजें होती है तो इसका कार्य क्या होता है? श्रमिक का कार्य इट मींस द वर्क ऑफ वर्कर बी का क्या कार्य होता है? तो सबसे पहली बात श्रमिक मधुमक्खी का जो कार्य होता है वो होता है छत्ते का निर्माण, यानी मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण। इट मींस द कॉम्ब फॉर्मेशन जो की जाती है, छत्ते का जो निर्माण किया जाता है वह श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा ही किया जाता है। और श्रमिक मधुमक्खी इस छत्ते का निर्माण किसके द्वारा करता है? वह करता है अपने मोम द्वारा, अपने वैक्स द्वारा।
और वैक्स के लिए उसमें ग्रंथियां पाई जाती है जो उसके उदर के चौथे से सातवें खंड के अंदर होती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यह छत्ते का निर्माण करने का काम करती है, परिवार के लिए आवास का निर्माण करने का काम यह करती है। और इसके छत्ते को अगर देखा जाए, मधुमक्खी के छत्ते को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से होता है, और उसमें अलग अलग प्रकार से अपन कहें कैसे यूं पार्टीशंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे जो है वो डिवाइड होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वो डिवाइड होता है। और जो ये अलग अलग जो अपन कहेंगे बॉक्स जो इसके अंदर होते हैं, इन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? इन्हें कहा जाता है पर्टिकुलर एक बॉक्स को सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोष्ठ के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो सेल इसको बोला जाएगा। और इसका आकार कैसा होगा? तो ये होगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आकार के जो है इसके कोष्ठ या सेल का निर्माण जो है इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा, जिसके अंदर परिवार के सारे सदस्य रहते हैं। दूसरी श्रमिक मधुमक्खियां भी रहती है, इसके बच्चे भी रहते हैं, इसके अलावा रानी भी रहती है, उसके बाद नर भी रहता है। इन सभी के रहने का जो निवास है, छत्ता जो है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वह श्रमिक के द्वारा बनाया जाता है। अपने द्वारा स्त्रावित वैक्स का उपयोग करके जो है इसका निर्माण किया जाता है। पहला कार्य इसका ये हो गया। इसके बाद दूसरे कार्य की यहां पे बात करें तो दूसरा कार्य जो श्रमिक मधुमक्खी का होता है वो होता है क्या? शत्रुओं से रक्षा करना। क्या दूसरा कार्य है? परिवार के सदस्यों की शत्रुओं से रक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो शत्रुओं से रक्षा यह कैसे करता है? तो श्रमिक मधुमक्खी के अंदर अपन ने कहा है कि श्रमिक मधुमक्खी के अंदर क्या होते हैं? वह डंक विकसित होता है। क्या होता है? डंक विकसित होता है, यानी स्टिंग जो होता है वह पूर्ण रूप से डेवलप होता है। और यह स्टिंग जो होता है इसके द्वारा कोई अगर दुश्मन पास में आ जाता है तो उसको डंक मार देता है, इसीलिए अपन मधुमक्खी के छत्ते को अगर छेड़ते हैं तो वो क्या मारती है? डंक मारती है। वो इसी वजह से मारती है क्योंकि उस श्रमिक मधुमक्खी अपने परिवार को बचाने के लिए कार्य करती है, तो परिवार की रक्षा के लिए करती है, जो आपको पता होना चाहिए। और डंक जो है यह किसका रूपांतरण है? तो यह अंडरोपक का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? अंडरोपक का रूपांतरण होता है। इट मींस द ओविपोजिटर का मॉडिफिकेशन होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये इसका दूसरा कार्य हो गया। तो श्रमिक मधुमक्खी का पहला कार्य छत्ते का निर्माण करना हो गया। दूसरा कार्य होगा परिवार की सुरक्षा करना डंक के द्वारा। तीसरे कार्य की इसकी बात करें तो यह परिवार के सदस्यों के लिए छत जो है भोजन की व्यवस्था करता है। तीसरा क्या कार्य हो गया इसका? परिवार के सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और भोजन की व्यवस्था या फूड के जो इसका मुख्य जो भोजन जो होता है परिवार के सदस्यों के लिए वो क्या होता है? मधु एवं परागकण। क्या होते हैं? मधु एवं परागकण इसके अपन कहे कि इसका भोजन होता है, यानी एक प्रकार से अपन कहे पोलन, नेक्टर एंड पोलन ये इसके मुख्य भोजन होते हैं। तो इस भोजन के लिए श्रमिक मधुमक्खी अपने परिवार से बाहर निकलती है और बाहर जाके वह है जो अपने भोजन के स्रोत को ढूंढने का काम करती है। और भोजन के स्रोत को ढूंढने के रूप में वह किसको ढूंढती है? तो वह ऐसे पौधे को ढूंढती है जहां पे उसको मधु और परागकण मिल पाए। और मधु और परागकण को लेने के लिए श्रमिक मधुमक्खी के अंदर उसकी जो पश्च टांगे जो होती है, अर्थात जो उसकी हाइंड लेग जो होती है वह रूपांतरित होती है। वह किसके अंदर? फोरेजियल लेग के अंदर रूपांतरित होती है, अर्थात पोलन कलेक्टिंग लेग अपन जिसे बोलते हैं। कौन सी लेग बोलते हैं? पोलन कलेक्टिंग लेग अपन इसे बोलते हैं, अर्थात पराग एकत्रित करने वाली टांगे जिसे अपन बोलते हैं। तो ये क्या करती है? श्रमिक मधुमक्खी जो होती है उसकी पीछे वाली जो टांगे होती है वह पराग को एकत्रित करने वाली, बहुत सारे परागकणों को, यानी किसी फूल पर बैठेगी तो अपने पैरों के अंदर उस परागकणों को ले लेगी और उसके द्वारा उसको परिवार के अंदर लेके आने का काम जो है श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। अब जो श्रमिक मधुमक्खी जैसे बेसिकली देखे कि ये इसका क्या हो गया? ये इसका कॉम्ब हो गया, ये इसका छत्ता हो गया। अब इस छत्ते के अंदर कौन निवास कर रहा है? इस छत्ते के अंदर इसकी रानी बैठी है, एक जगह तो एक रानी बैठी है, और कई जो है इसके नर या ड्रोन जो है परिवार के अंदर है। कई नर या ड्रोन इसके परिवार के अंदर है। इसके साथ साथ इसके परिवार के अंदर कौन है? इसके लार्वा या शिशु भी यहाँ पे है। इसके अलावा कुछ श्रमिक जो है वह भी परिवार के अंदर है। तो अब ये इसमें से क्या होगा? इसके छत्ते से अगर अपन देखें तो कुछ श्रमिक जो हैं
अपना एक दल बनाएंगे, अपना एक दल यानी एक ग्रुप बनाएंगे और वो परिवार से छत्ते से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर बाहर जाएंगे और वो देखेंगे कि वहां बाहर उनके लिए भोजन का कोई स्रोत है क्या। जैसे सपोज करो कि यहाँ एक कोई पौधा है, यहाँ एक कोई पौधा है और इसके ऊपर कोई फूल आ रहे हैं और इस फूलों से उसको क्या मिल सकता है, नेक्टर एंड पोलन, नेक्टर एंड पोलन उसको मिल सकता है, अर्थात मधु और पराग वहां पे मिल सकता है, मधु एवं पराग की प्राप्ति जो है यहां पे हो सकती है। तो सबसे पहला दल जो होता है, सबसे पहला दल जो होता है कौन सा, श्रमिक मधुमक्खी का पहला दल जो होता है वह कहां जाएगा, उस पौधे के पास में जाएगा और ये आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा कि यहां पे जो है भोजन का स्रोत है। तो फिर ये पहला दल क्या करेगा, जब उसको पता चल जाएगा तो पहले दल का कार्य है कि भोजन का पता करना। तो पहले दल ने यह पता कर लिया कि किसी पौधे पर मधु और पराग उपस्थित है, तो यह पहले दल की मधुमक्खियां क्या करेगी, एक प्रकार का नृत्य करेगी, एक डांस करेगी और उस डांस करती हुई वह अपने वापस छज्जे की तरफ जाएगी, और छज्जे की तरफ जाने के बाद उस छज्जे के अंदर उसके श्रमिकों का जो दूसरा दल जो होता है, श्रमिकों का जो दूसरा दल जो होता है वह सक्रिय हो जाता है और वह जो है वह भी डांस करते हुए वापस उस भोजन के स्रोत की ओर जाता है। तो भोजन लाने का जो काम होता है वह दूसरे दल के द्वारा किया जाएगा। श्रमिक का वह भोजन नाचती हुई जाएगी और वहां से भोजन लेके वापस परिवार के अंदर चली जाएगी। तो अब यहां पे आपने देखा कि मधुमक्खी जो है यानी श्रमिक मधुमक्खी जो है यानी कि वर्कर जो हनीबी है उसके अंदर एक प्रकार का नृत्य आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, डांस आपको देखने को मिल रहा है। तो यह डांस कैसा करेगी, तो यह डांस दो प्रकार का कर सकती है। तो कैसा डांस कर सकती है वो अगर अपन यहां पे देखें तो दो प्रकार के इसके द्वारा डांस किए जाते हैं। तो सबसे पहला डांस जो इसके द्वारा किया जाएगा, अगर भोजन का स्रोत जो है वह कम दूरी पर है, उसके छत्ते से बहुत ही कम दूरी पर है, यानी 100-200 मीटर की दूरी पर ही है, तो वो कैसा डांस करेगी। और अगर अपन कहे कि भोजन का जो स्रोत है यानी जो फूड सोर्स जो है वह बहुत अधिक दूरी पर है, कौन सी दूरी पर, अधिक दूरी पर है, यानी 100-200 मीटर से ज्यादा दूरी पर है, तो उस केस में कौन सा डांस करेगी। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर अपन यहाँ पे देखें तो इस केस में अगर उसका भोजन का स्रोत कहें कि बहुत ही कम दूरी पर है, तो उस केस में श्रमिक मधुमक्खी जो डांस करेगी एक प्रकार से ऐसे गोल डांस करेगी। कैसा डांस करेगी, गोल नृत्य करेगी। कैसा नृत्य करेगी, गोल नृत्य करेगी, अर्थात राउंड डांस करेगी। कैसा डांस करेगी, राउंड डांस किसके द्वारा किया जाएगा। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि गोल नृत्य कब करेगी, जब भोजन का स्रोत क्या हो, पास में हो, तो वो गोल डांस करेगी। लेकिन भोजन का स्रोत बहुत अधिक दूर है, तो उसको बताने के लिए कौन सा नृत्य करती है, तो वो उसके लिए जो ये नृत्य करेगी वो इस प्रकार से नृत्य करेगी, प्रकार से 8 के आकार में ऐसे नृत्य करेगी। और इस प्रकार का जो नृत्य होता है उसे वेगल डांस कहते हैं, वेगल डांस, वेगल नृत्य कहते हैं। तो ऐसा डांस करते हुए वह जो है पहला दल अपने परिवार के पास में जाएगा और दूसरा दल जब निकलेगा तो वह भी वेगल डांस करते हुए जाएगा अगर अधिक दूरी पर है तो मधुमक्खी के अंदर दो प्रकार के नृत्य होते हैं, जो एक प्रकार से उसमें क्या करे, संचार यानी कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन का काम करती है, कि ये बताने का काम करती है कि भाई भोजन कहां पर है और कितनी दूरी पर है, उससे इसका पता चल पाता है। और आपको पता हो तो मधुमक्खी के अंदर जो डांस ये किया जाता है, चाहे वह गोल नृत्य हो, चाहे वह वेगल टेल नृत्य भी इसे बोल सकते हैं या वेगल नृत्य भी बोल सकते हैं, वेगल टेल भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। तो ये दोनों प्रकार के जो नृत्य है इसके ऊपर जो कार्य किया था जिसका वैज्ञानिक नाम था कार्ल वॉर्न फ्रिस नाम के वैज्ञानिक ने इसके ऊपर कार्य किया और इसके लिए कार्ल वॉर्न फ्रिस को 1973 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो श्रमिक जो मधुमक्खी होती है उसके कार्यों की अपन बात कर रहे थे। तो श्रमिक मधुमक्खी का जो पहला जो कार्य था वो कौन सा कार्य था, वो अपन ने यहाँ पे देखा। तो इसका पहला कार्य था छत्ते का निर्माण करना, जो वैक्स के द्वारा किया जाता है। के बाद दूसरा इसका कार्य था शत्रुओं से रक्षा करना, जो डंक मार के जो है शत्रुओं से रक्षा करने का काम करता है। उसके बाद तीसरा जो इसका कार्य था वह था भोजन की परिवार के लिए व्यवस्था करना, उसके लिए फोरेजल टाइप ऑफ इसके लेग होते हैं और डांस करके जो है ये सारा कार्य करने का काम यह करता है। उसके बाद चौथा जो कार्य इसके द्वारा किया जाता है और वो कार्य इसका क्या है, चौथा कार्य की बात करें तो चौथा कार्य इसका होगा कि यह क्या करता है,
पराग मधु एवं पराग कणों को एकत्रित करता है। मधु एवं पराग कणों को एकत्रित करता है अपने भोजन के लिए। अपने भोजन के लिए मधु, अपने भोजन के लिए मधु एवं पराग कणों को एकत्रित करता है। अर्थात यह नेक्टर एंड पोलन को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। और मधु और पराग कणों को एकत्रित करने का जो इसके द्वारा कार्य होता है, वह उसकी पिछली जो टांगे होती है, हाइंड लेग जो होती है, वह मॉडिफाई हो जाती है। किस रूप में? फोरेजियल लेग के रूप में। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसके दौरान वह पराग कणों को एकत्रित कर रहा होता है, तो पराग कणों को जो एकत्रित करता है ना, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं फोरेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरेजिंग बोलते हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर अगर मैं देखूं तो जैसे कहने का अर्थ है, कोई मधुमक्खी है, वह किसी एक पौधे से परागकण ले रही है। ये कोई पौधा है, इससे परागकण, मधु और परागकण ले रही है। अब इस पौधे के फूल को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इससे मधु और परागकण समाप्त नहीं हो जाए। और इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो फ्लोरल फिडेलिटी कहलाती है। यानी मधुमक्खी के अंदर एक ऐसा गुण है कि अगर उसने एक बार किसी फूल से परागकण और जो मधु लेना शुरू कर दिया, जब तक उससे वह चीज समाप्त नहीं होती तब तक लगातार वह वही घूमती रहेगी, उसी पौधे से जो परागकणों को एकत्रित करने का काम करेगी। अब मधुमक्खी जो परागकणों और मधु को एकत्रित करने का काम कर रही है, तो इससे दो प्रकार के कार्य हो रहे हैं। यानी कि जो मधु एवं परागकण इसके द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं, उस पे दो कार्य हो रहे हैं। पहला तो कार्य इसका ये हो रहा है जो अपन ने पहले पढ़ा कि यह अपने परिवार के लिए भोजन का स्रोत है। इसके परिवार के लिए उसके भोजन का स्रोत है, परिवार के सदस्यों के लिए भोजन है मधु और परागकण। दूसरा इसका कार्य जो यह एक प्रकार से कहे कि यह अपने लिए नहीं कर रही होती है, लेकिन वह स्वतः ही वातावरण के अंदर होता है। और वह कौन है? परागण। वह कौन सा है? परागण, पोलिनेशन। कौन सा है? पोलिनेशन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। यानी कि जब यह एक फूल से दूसरे फूल पर पराग कणों और मधु को लेकर जाती है अपने पिछली टांगों में भर के, तो जब दूसरे फूल से वह पराग कणों को ले रही होती है तो कुछ परागकण जो होते हैं उस दूसरे फूल पर गिर जाते हैं और पौधों के अंदर परागण की प्रक्रिया हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया हो जाती है? परागण की प्रक्रिया हो जाती है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो परागण की प्रक्रिया जो हुई है, परागण की जो प्रक्रिया है, अगर परागण की प्रक्रिया किसी कीट के द्वारा होती है, किसी कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होती है, तो उसे बोलते हैं एंटोमोफिली कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे इंसेक्ट से भी अगर अपन बात करें, तो अगर यही परागण की प्रक्रिया इंसेक्ट में अगर मधुमक्खी से हो रही है, यानी मधुमक्खी अगर परागण करा रही है, हनी भी करा रही है, तो उसे बोलते हैं मेलिटोफिली के नाम से जानते हैं। तो मधुमक्खी के द्वारा किया गया परागण मेलिटोफिली के नाम से जाना जाता है, या मधुमक्खी के द्वारा परागण जो कराने की जो प्रक्रिया है वह मेलिटोफिली कहलाती है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो मधुमक्खी के कार्यों की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले छत्ता का निर्माण करेगी, दूसरा यह क्या करेगी? परिवार की सुरक्षा करेगी, तीसरा परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराएगी, और चौथा जो है यह क्या करेगी? यह फसलों में परागण कराने का भी कार्य करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे फसलों में परागण हो पाता है। अब परिवार में अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यह भोजन उपलब्ध कराने के लिए, भोजन उपलब्ध कराने वाले पॉइंट के अंदर अपन एक पॉइंट को और देख सकते हैं कि भोजन उपलब्ध कराने के अंदर यह परिवार में सबसे पहले क्या कर रही है कि वह उस पौधे को या उस पौधे को ढूंढने का काम कर रही है जहां पर उसका मधु और परागण है। तो उसको ढूंढ लिया, वहां से वो परागण लेके आ गई। इसके साथ साथ यहाँ पे एक कार्य इसके द्वारा और होता है, श्रमिक मधुमक्खी का, वह डांस भी कर रही है और वो भोजन को लेकर चली गई है। तो यहाँ पे एक कार्य इसका और होता है, और वो क्या होता है कि जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, श्रमिक मधुमक्खी जो होती है एक प्रकार का स्रवण करती है। श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वह एक प्रकार का क्या करती है? श्रवण करती है। और वह श्रवण इसका क्या कहलाता है? रॉयल जेली कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉयल जेली कहलाता है। जो भी परिवार के सदस्यों के लिए भोजन का स्रोत है, उसको भी खाकर जो है शिशु बड़े होते हैं, और उससे अलग अलग प्रकार के श्रमिक या रानी या फिर ड्रोन का निर्माण होता है, जो आगे चल के अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो रॉयल जेली जो होती है वह इसके द्वारा हाइपोफेरेंजियल सेलाइवरी ग्लैंड के द्वारा जो है इसके द्वारा रॉयल जेली का भी स्रवण किया जाता है, जो भी परिवार के सदस्यों के भोजन का एक स्रोत होता है, जो भी आपको यहाँ पे मालूम होना। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसके रानी का क्या कार्य है, उसके बाद इसके राजा या ड्रोन का क्या कार्य है, और तीसरा इसका जो आपका वर्कर है या श्रमिक है उसका क्या कार्य है, ये अपन ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। अब इसको अपन आगे जो है स्लाइड्स के अंदर पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे बेसिकली इसके कॉलोनी की बात अपन कर रहे हैं, तो इसके कॉलोनी में जो है मधुमक्खी की एक कॉलोनी में लगभग 20 से 50 हजार मधुमक्खियां होती है, जिसमें एक तो रानी, कुछ 100 नर, और 90% से अधिक क्या होते हैं, मोर देन 90% क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं।
कॉलोनी में रानी जो होती है कार्यात्मक रूप से परिपक्व मादा होती है, परिपक्व रूप से मैच्योर होती है, फीमेल होती है। रानी का मुख्य कार्य प्रजनन करना है तथा कॉलोनी को मजबूती प्रदान करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। श्रमिक कॉलोनी के एकमात्र ऐसे सदस्य होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस नेचर से अपना पूरा समय तथा ध्यान जो है कॉलोनी की सेवा करने में लगाते हैं, जैसा अपन ने पिछली स्लाइडों के अंदर देखा है। उसके बाद यहां पे बात करें तो कम आयु में श्रमिक कॉलोनी के अंदर तथा अधिक आयु पर कॉलोनी के बाहर भोजन के कार्य का निष्पादन ये करते, जो यह दर्शाता है कि इसमें श्रम विभाजन तथा निश्चित आयु पर विशिष्ट कार्यों को करने का क्षमता इसके अंदर होती है। नर का काम केवल मैथुन उड़ान करना, नेप्चुरल फ्लाइट के समय रानी को निषेचित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। के बाद अगर अपन इसमें आगे देखें तो नेक्स्ट वन आता है इसका मधुमक्खी का जीवन चक्र। और मधुमक्खी के जीवन चक्र को अपन सबसे पहले समझते हैं। तो जीवन चक्र से पहले मधुमक्खी के केस में इसके आकारिकी के संबंध में, मधुमक्खी की आकारिकी के संबंध में भी अपने को पता होना चाहिए। मधुमक्खी की आकारिकी की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें बेसिकली, तो इसके शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। एक स्लाइड के अंदर इसकी मॉर्फोलॉजी अपन समझते हैं। तो सबसे पहले इसका जो शरीर होता है वो बेसिकली 3 भागों में विभक्त होता है। शरीर जो होता है वह 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर, जैसा सामान्य कीट के अंदर भी होता है। सिर, वक्ष और उदर, यानी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन के अंदर। अब इसके अंदर भी क्या होती है, यहाँ पे श्रृंगिका होती है, यहाँ पे श्रृंगिका होती है, इस प्रकार से होती है। तो इसमें जो श्रृंगिका होती है, एंटीना होता है, वह कैसा होता है, जेनिकुलेट टाइप होता है। जेनिकुलेट टाइप की जो है एंटीनी इसके अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जेनिकुलेट यानी जैसे जो कोहनी होती है ना, जैसे एल्बो लाइक होता है, ऐसे ये मुड़ी हुई सी होती है। तो श्रृंगिका कैसी होती है मधुमक्खी के अंदर, जेनिकुलेट टाइप की श्रृंगिका होती है। और ये कितनी होती है, तो 1 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 1 जोड़ी, अर्थात संख्या में 2 होती है। इसके बाद मधुमक्खी के अंदर और क्या होता है, तो मधुमक्खी के अंदर सेकंड नंबर पर होता है इसमें संयुक्त नेत्र। क्या होता है, संयुक्त नेत्र होता है, अर्थात कंपाउंड आइज होती है। और कंपाउंड आइज मधुमक्खी में कितनी होती है, तो ये होती है 1 जोड़ी। कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। उसके बाद अगर बात करें तो मधुमक्खी में और क्या होता है, तो इसमें होता है सरल नेत्र। क्या होता है, सरल नेत्र भी इसमें पाए जाते हैं, अर्थात सिंपल आइज भी इसके अंदर होती है। और सिंपल आइज की संख्या देखें तो वो 3 होती है। इसके बाद बात करें मधुमक्खी के अंदर मुखांग भी होते हैं। और मधुमक्खी के अंदर जो मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट होते हैं, वह कैसे होते हैं, वह चाटने, वह अपन कहें कि आपके एक प्रकार से चूविंग और लेपिंग, अर्थात चबाने एवं चाटने वाले प्रकार के मुखांग जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी चूविंग एंड लेपिंग टाइप के मुखांग इसके अंदर होते हैं। तो ये मधुमक्खी के सिर की बात होगी। उसके बाद वक्ष की बात करते हैं। तो मधुमक्खी के वक्ष की अगर अपन बात करें तो वक्ष में बेसिकली अपन ने देखा कि इसके वक्ष के अंदर या सामान्य कीट के वक्ष के अंदर भी क्या होता है, उसमें टांगे, और वक्ष के अंदर उसमें बेसिकली क्या होता है, वक्ष जो होता है वह 3 भागों में विभक्त होता है। यहां पर इस प्रकार से, यानी कि ये अग्र वक्ष यानी प्रोथोरेक्स हो गया, देन ये मिजो हो गया, देन ये मेटा हो गया। इन तीनों के अंदर क्या होता है, एक जोड़ी टांग, एक जोड़ी टांग जो होगी इसमें होगी, एक जोड़ी टांग इसमें होगी, एक जोड़ी टांग इसमें होगी। इसे अपन जो ये 4 लेग के नाम से जानेंगे, इसे अपन मिडल लेग कहेंगे और इसे अपन हाइंड लेग कहेंगे। तो श्रमिक जो मधुमक्खी होती है उसके अंदर जो ये हाइंड लेग जो होती है श्रमिक के अंदर, वह रूपांतरित होती है किसमें, फोरेजियल टाइप ऑफ लेग में, और वह परागकणों को एकत्रित करने का काम करती है। उसके बाद मधुमक्खी के अंदर होते हैं पंख भी होते हैं। और पंखों में देखा जाए तो प्रोथोरेक्स में कोई पंख नहीं होते, मिजो में 1 जोड़ी पंख होते हैं और मेटा में भी 1 जोड़ी पंख होते हैं। इस प्रकार से 2 जोड़ी पंख जो है इस मधुमक्खी के अंदर पाए जाते हैं, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मधुमक्खी के अगर अपन बात करें, उसके उदर की बात करें, तो उदर के अंदर जो है जनन अंग पाए जाते हैं मुख्य तौर पर। और जनन अंगों में सामान्य कीट के अंदर भी अपन ने देखा है कि जो नर होता है, नर वाले कीट के अंदर जनन अंग 90वें खंड के अंदर होते हैं, जबकि मादा के अंदर जनन अंग जो होते हैं 8वें एवं 90वें खंड के अंदर होते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये केवल अपन किसकी बात कर रहे हैं, नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी की बात करें। लेकिन अगर श्रमिक मधुमक्खी की बात करेंगे तो उसमें कोई जनन अंग विकसित नहीं होते हैं, उसमें सीधा अंडरोपक विकसित होता है, स्टिंग के रूप में वो डेवलप हो जाता है, एक डंक मारने के रूप में वो जाना जाता है। तो ये इसकी आकारिकी की थोड़ी बहुत बात होगी कि मधुमक्खी में श्रृंगिका कैसी होती है, मधुमक्खी में उसकी टांगे श्रमिक मधुमक्खी की कैसी होती है, ये अपन ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। अब अपन बात करते हैं मधुमक्खी के जीवन चक्र की। मधुमक्खी के जीवन चक्र की बात करते हैं तो मधुमक्खी का जीवन चक्र अपन यहाँ पे देखते हैं। जीवन चक्र अर्थात इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो मधुमक्खी के जीवन चक्र में सबसे पहले इसका क्या होगा, वयस्क अडल्ट। और वयस्क में इसके कौन कौन होंगे, रानी,
और एक प्रकार से कहें राजा या नर या ड्रोन, क्वीन और यू कैन से ड्रोन। तो ये इसके परिवार में क्या हो गया, वयस्क हो गया। अब ये वयस्क में क्या होगा, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि रानी अपने शरीर से अपने छज्जे से बाहर निकलेगी, छत्ते से बाहर निकलेगी, कॉम से बाहर आएगी, एक प्रकार का फिरोमोन छोड़ेगी। तो उस फिरोमोन को छोड़ने की वजह से बहुत सारे नर उसके पीछे की ओर दौड़ेंगे। तो उसमें से जो नर जो होगा अल्टीमेटली उस रानी तक पहुंच पाएगा। तो दोनों ही हवा में उड़ते हुए क्या करेंगे, मैथुन क्रिया करेंगे, जिसे अपन मैथुन उड़ान कहेंगे। मैथुन उड़ान के दौरान मैथुन क्रिया करेंगे, यानी न्यूप्टियल फ्लाइट पाई जाएगी और उस फ्लाइट के दौरान उसमें मैथुन क्रिया हो जाएगी। मैथुन क्रिया हो जाने के बाद रानी मधुमक्खी वापस अपने छत्ते के अंदर आती है और आने के बाद वह क्या देती है, अंडे देती है। मैथुन क्रिया एक बार ही होगी, उसके बाद वो 2-3 वर्ष तक अंडे देगी, लगातार नहीं देगी, एक निर्धारित अंतराल के दौरान देगी, क्योंकि उस समय तक उसके शुक्राणु जो है स्पर्मेटिका के अंदर स्टोर रहेंगे रानी के अंदर, और वो अंडे देगी। और ऐसा कहा जाता है एक दिन में 500 अंडे तक देने की क्षमता इसकी होती है। तो एक लिंग यह जो है रानी मधुमक्खी द्वारा। अब जो अंडे इसके द्वारा दिए जाते हैं वो अंडे 2 प्रकार के दिए जाते हैं। तो बेसिकली यहां पे इसको अपन थोड़ा आगे लेके चलते हैं, इसको आगे की स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, वयस्क था। सबसे पहले कौन था, वयस्क था। वयस्क में कौन था, रानी थी और राजा या ड्रोन था। इन्होंने आपस में क्या किया, मैथुन क्रिया की, और मैथुन क्रिया करने के लिए हवा में उड़े और एक प्रकार से कहेंगे मैथुन उड़ान इनके अंदर पाई गई, यानी कि न्यूप्टियल फ्लाइट इनके अंदर पाई गई। उसके बाद रानी मधुमक्खी ने क्या दिए, अंडे दिए। एक प्रकार से एगलिंग। तो इसके अंडे जो होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। और 2 प्रकार के अंडे कौन कौन से होंगे, तो पहले होंगे निषेचित अंडे। कौन से होंगे, निषेचित अंडे, अर्थात फर्टिलाइज्ड एग। और दूसरा होगा अनिषेचित अंडे, अर्थात अनफर्टिलाइज्ड। अब इसमें क्या होगा, जो निषेचित अंडे हैं उससे वापस क्या निकलेगा, निषेचित और अनिषेचित अंडों, इन दोनों से इसका क्या निकलेगा, समय के साथ इन दोनों से क्या निकलेगा, इसका शिशु निकलेगा, अर्थात लार्वा निकलेगा। यहां पे भी इसका शिशु या लार्वा। अब इसमें क्या होगा, अगर यह शिशु अगर अपन कहें, अगर यह शिशु या लार्वा जो है लगातार जो है वो रॉयल जेली को खाता रहेगा, तो यह शिशु आगे चल के किसमें बदलेगा, कोशित के अंदर बदलेगा, अर्थात प्यूपा के अंदर परिवर्तित होगा। और प्यूपा से वह वापस किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रानी पुत्री के अंदर, अर्थात ट्विन डॉटर के अंदर रूपांतरित हो जाएगा। तो एक तो केस ये हुआ कि निषेचित जो अंडे हैं उससे जो शिशु या लार्वा निकलेगा, अगर वो लगातार रॉयल जेली को खाएगा तो प्यूपा से परिवर्तित होकर वह रानी पुत्री के अंदर बदल जाएगा। दूसरी तरफ अपन बात करें तो जो आपका शिशु या लार्वा है उसको सबसे पहले तो वह रॉयल जेली को खाएगा। किसको खाएगा, रॉयल जेली को खाएगा। रॉयल जेली को खाने के बाद वह शिशु या लार्वा रॉयल जेली को खाएगा। कुछ समय बाद वह किसको खाने लगेगा, वह खाने लगेगा मधु व पराग कणों को। किसको खाएगा, मधु एवं पराग कणों को खाने का काम करेगा, यानी आपका पोलन और नेक्टर को फीड करेगा। और ऐसा शिशु जो निषेचित अंडों से डेवलप हुआ है और जो रॉयल जेली के बाद मधु एवं पराग कणों को खा रहा है, तो वह आगे चल के जो होगा कोशित में परिवर्तित होगा, यानी प्यूपा के अंदर परिवर्तित होगा। और लास्ट में जाके वह प्यूपा किस में बदल जाएगा, तो लास्ट में जाके यह प्यूपा बदल जाएगा आपके किसके अंदर, श्रमिक के अंदर। इसके अंदर बदल देगा, श्रमिक के अंदर, वर्कर के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी तरफ अपन बात कर रहे हैं वो है आपका कौन सा, अनिषेचित अंडे। और जिसे जो शिशु और लार्वा बना है, यह लार्वा किसको खाएगा, तो यह लार्वा जो है सबसे पहले तो थोड़े दिनों, तो 1 या 2 दिन तो किसको खाएगा, रॉयल जेली को ही खाएगा। और बाद में यह किसको खाएगा, मधु व परागकणों को खाएगा। लेकिन यहां पे जो शिशु है वह आगे चल के किसमें बदलेगा, वह भी प्यूपा के अंदर बदलेगा। किसके अंदर बदलेगा, प्यूपा के अंदर बदलेगा। और बाद में जाके वह प्यूपा ड्रोन के अंदर, अर्थात नर के अंदर विकसित होगा।
तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र होता है। तो इसको अपन अगली स्लाइड पे एक बार वापस समझते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि यहाँ पे वयस्क में कौन है, इसका एक प्रकार से कहीं रानी है और दूसरा इसका राजा अर्थात ड्रोन है, आपस में मैथुन क्रिया करेंगे और वह क्या देगी, अंडे देगी रानी। अंडे जो होगी वह यह दो प्रकार की देगी, पहला देगी यह निषेचित अंडे देगी और दूसरा यह अनिषेचित अंडे देगी। तो निषेचित और अनिषेचित अंडों से इसका क्या निकलेगा, निषेचित या अनिषेचित अंडों से इसका क्या निकलेगा, शिशु या लार्वा निकलेगा। क्या निकलेगा, शिशु या लार्वा निकलेगा। इधर भी शिशु या लार्वा निकलेगा। तो शिशु या लार्वा निकला है। यहाँ पे अपन ने देखा है कि अगर यह शिशु और लार्वा लगातार क्या खा रहा है, अगर रॉयल जेली को खा रहा है तो वह किस में बदल जाएगा, वह रानी पुत्री के अंदर डेवलप हो जाएगा, इसके बीच में अवस्था कौन सी होगी, कोशित अवस्था होगी। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है शुरू में तो वह रॉयल जेली को खा रहा है, उसके बाद वह किसको खा रहा है, मधु व परागकणों को खा रहा है, उसके बाद वह कोशित अवस्था से गुजरता हुआ वह किस में बदल जाएगा, श्रमिक के अंदर बदल जाएगा अर्थात वर्कर के अंदर बदल जाएगा। और जो एक प्रकार से क्या होता है, पांच होता है, स्टेराइल होता है, क्योंकि उसमें ओविपोजिटर पूर्ण विकसित नहीं होता है। जबकि जो रानी पुत्री होती है वह क्या होती है, उर्वर होती है अर्थात फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें ओविपोजिटर या अंडरोपक विकसित होता है जो बाद में जाके अंडे देने की क्षमता पाई जाती है। दूसरी तरफ जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो अनिषेचित अंडे जिसे शिशु और लार्वा बना है वह शुरू के दिनों में रॉयल जेली को खाएगा, उसके बाद वह किसको खाएगा, वह मधु एवं परागकणों को खाएगा और उसके बाद वह प्यूपा अवस्था से गुजरता हुआ वह अंत में ड्रोन अर्थात नर के रूप में विकसित हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जीवन होता है। तो इसके जीवन में चार अवस्थाएं हो रही है। तो इन अवस्थाओं को अपन देखें तो सबसे पहले इसका वयस्क हो गया, वयस्क ने क्या दिए, अंडे दिए, अंडों से इसका क्या बना, शिशु या लार्वा बना और इस लार्वा से इसका क्या बना, प्यूपा या कोशित बना और प्यूपा या कोशित से वापस इसका क्या बना, वयस्क बना। तो इस प्रकार से इसके जीवन में चार अवस्थाएं होती है। तो इसे अपन कहते हैं पूर्ण कायांतरण। क्या कहेंगे, पूर्ण कायांतरण, यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें पाई जाती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर पाई जाती है। तो आई थिंक मधुमक्खी का जीवन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अपन आगे चलते हैं तो इसके जीवन को अपन और स्लाइड्स के अंदर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यह मादा मैथुन उड़ान के दौरान मैथुन करने के पश्चात छत्ते से आकर निषेचित तथा अनिषेचित अंडे देती है, जिसमें सर्वप्रथम मादाएं अर्थात रानी तथा श्रमिक बाद में नर बनते हैं। सबसे पहले क्या बनेगी, रानी का निर्माण होगा, उसके बाद श्रमिक का निर्माण होगा और उसके बाद में नर बनने का कपूर। अंडों का जो स्फुटन होता है वह 3 दिनों में, हैचिंग 3 दिनों में हो जाती है। लार्वा पोषक तत्वों युक्त रॉयल जेली को खाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। रॉयल जेली में 15 से 18% प्रोटीन, 2 से 6.1% लिपिड, 9 से 18% कार्बोहाइड्रेट तथा 0.7 से 1.2% राख इसके अंदर होती है। लार्वा अवस्था 5 से 6 दिनों की होती है। इसके बाद वह कोशित में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो कोशित अवस्था 7 से 14 दिन की होती है। यहाँ पे देखिए रानी जो होगी वह अंडे देगी। अंडे कैसे देगी, वह अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे देगी, जिससे उसका लार्वा निकलेगा और यह कुछ दिनों के लिए रॉयल जेली को खाएगा। उसके बाद यह जो है हनी और पोलन को अर्थात मधु और परागकणों को खाएगा। फिर यह प्यूपा के अंदर परिवर्तित होगा और लास्ट में ड्रोन के अंदर विकसित हो जाएगा, जो एक प्रकार का नर है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी तरफ फर्टिलाइज्ड एग दिए जा रहे हैं, निषेचित अंडे दिए जा रहे हैं। वो जो है हेच आउट होगा लार्वा के रूप में, रॉयल जेली को खाएगा कुछ दिनों तक। तो लेकिन अगर वह रॉयल जेली को अगर अपन कहे कि लगातार खाता रहेगा तो वह प्यूपा में परिवर्तित होकर वह रानी के अंदर, रानी पुत्री के अंदर परिवर्तित होगा। रानी पुत्री आगे चल के रानी में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर वह रॉयल जेली के बाद जो है वह मधु को और परागकणों को खाएगा, उसके बाद प्यूपा में कन्वर्ट होगा और वह श्रमिक के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और श्रमिक जो होता है एक प्रकार से बांझ होता है, जबकि रानी पुत्री जो होती है वह उर्वर होती है। श्रमिक जो होता है वह क्या होता है, बांझ होता है, स्टेराइल होता है, क्योंकि इसमें ओविपोजिटर या अंडरोपक विकसित नहीं होता है। क्योंकि ओविपोजिटर और अंडरोपक श्रमिक के अंदर किसमें परिवर्तित हो जाता है, वह डंक के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जो अपन ने आगे देखा था। और रानी पुत्री जो होती है वह क्या होती है, उर्वर होती है, फर्टाइल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ओविपोजिटर पूर्ण रूप से विकसित होता है, जो अंडे देने के काम आता है। तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं। अब इसमें अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं। यह माना जाता है कि राज करने वाली रानी द्वारा बाह्य त्वचीय स्त्रवण, एक्टोडर्मल एक्सिड्यूट, मैंने कहा था ना शरीर से एक पदार्थ होती रानी,
तो जिसे रानी पदार्थ कहते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्वीन सब्सटेंस कहते हैं, जिसे एक्टो हार्मोन भी कहते हैं, जो नई रानी के जन्म को प्रभावित करता है। मैंने नहीं कहा था भाई क्वीन सब्सटेंस अगर ज्यादा छोड़ा जाएगा तो उस केस में रानी रानी रहेगी, यानी उसका वही काम उस परिवार में करती रहेगी, लेकिन जैसे क्वीन सब्सटेंस उसने कम किया तो रानी पुत्री उसका स्थान ले लेगी। तो जब यह हार्मोन अधिक मात्रा में होता है तो श्रमिक इसे चाटता है तथा यह रानी की उत्पत्ति को प्रभावित करता है, जिससे केवल श्रमिक ही बनते हैं, यानी उस केस में रानी का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन जब रानी पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है तो श्रमिक जो होता है रानी कोष्ठ का निर्माण करते हैं तथा रानी उत्पन्न हो जाती है, और जाति के इस प्रकार के नियंत्रण को बाह्य त्वचीय नियंत्रण कहेंगे। यानी जब तक रानी है परिवार के अंदर और वह जो है रानी पदार्थ छोड़ रही है, तो अपन कह रहे हैं ना भाई रानी और श्रमिक का निर्माण कहां हो रहा है, निषेचित अंडों से ही तो हो रहा है। तो जब निषेचित अंडों से रानी और श्रमिक का निर्माण हो रहा है तो रानी ऑलरेडी वहां पर है, तो वह एक प्रकार से लगातार अधिक मात्रा में रानी पदार्थ छोड़ती रहेगी, क्वीन सब्सटेंस छोड़ती रहेगी, तो उस केस में श्रमिक ही उत्पन्न होते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे रानी पदार्थ कम छोड़ा जाएगा, क्वीन सब्सटेंस की मात्रा कम होती जाएगी, तो वो जो कुछ श्रमिक जो होंगे वह भी किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, रानी पुत्री के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो नियंत्रण होता है मधुमक्खी के अंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचीय नियंत्रण बोलते हैं, एक्टोडर्मल कंट्रोल के रूप में जानते हैं। रानी कॉलोनी की जननी होती है, यानी परिवार के सदस्यों को जन्म देने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद रानी मैथुन उड़ान के समय जो शुक्राणु नर से प्राप्त करती है वो उसके जीवन के 2 या 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होता है। यानी मैंने कहा ना मैथुन क्रिया एक बार ही करेगी और वह शुक्राणु स्पर्मेटिका के अंदर स्टोर करेगी, जो 2 से 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होते हैं। रानी जब अंडे देना शुरू कर देती है उसके बाद वह मैथुन उड़ान नहीं भरती है, एक बार अंडे दे दिए उसके बाद मैथुन उड़ान नहीं भरेगी, एक ही बार वह मैथुन उड़ान भरती है। रानी के दिन में औसतन 500 अंडे देने की क्षमता होती है। वयस्क श्रमिक मधुमक्खी 45 से 80 दिनों तक जीवित रहती है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। के बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन आता है मधुमक्खी के अंदर नृत्य। तो मधुमक्खी के अंदर जो श्रमिक जो मधुमक्खी होती है, श्रमिक जो मधुमक्खी होती है, वर्कर जो मधुमक्खी होती है, वह अपने भोजन के स्रोत का पता करने के लिए 2 प्रकार का नृत्य करती है, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। एक तो इस प्रकार से नृत्य करेगी, गोल नृत्य करेगी, और जो अपन डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो इस प्रकार से नृत्य करेगी। तो जो गोल नृत्य करेगी उसे अपन राउंड डांस या गोल नृत्य बोल रहे, और इसे बोलेंगे वेगल टेल डांस, वेगल टेल डांस बोलेंगे। तो राउंड डांस कब किया जाएगा, जब भोजन का स्रोत पास में है, और वेगल टेल डांस कब किया जाएगा, जब भोजन का स्रोत दूर है। किसके द्वारा किया जाएगा, श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा किया जाएगा, जो आपको पता होना चाहिए। और इस कार्य के लिए कार्ल वॉन फ्रिस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1973 के अंदर, जो भी आपको यहां पे पता होना चाहिए। बात करते मधुमक्खी पालन की अपन बात करते, तो मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से विभिन्न उत्पादों जैसे शहद, मोम की प्राप्ति तथा फसलों में परागण हेतु पालने को मधुमक्खी पालन कहते हैं। वह स्थान जहां पर मधुमक्खी पाली जाती है उसे एपियरी के नाम से जानते हैं। और भारत में प्रति व्यक्ति शहद का उपभोग कितना हो रहा है, 8.4 ग्राम। एपियरी के अंदर जहां पे मधुमक्खियां पाली जाती है वहां पर फूल वाले पौधे होना, यानी फ्लावर्स वाले पौधे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छा फूल जो माना गया है वो गुलाब माना गया है। अगर देखा जाए मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट जो फूल माना गया है वो गुलाब माना गया है। तो ऐसा जरूर थोड़ी हर फसल के अंदर गुलाब ही बनते हो, नहीं, यानी कि तो दूसरी फसलों के अंदर भी जो फूल होता है वह मधुमक्खी का एक मुख्य भाग होता है, जिससे वह परागकणों को लेता है। लेकिन एक सबसे अप्रोप्रिएट अगर फूल मानते हैं जो मधुमक्खी के लिए बेस्ट माना गया है तो वो गुलाब है, जो भी अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद मधुमक्खी पालन के लिए जो अपन बात करें, मधुमक्खी पालन का इतिहास कह रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो वातावरण के अंदर जो मधुमक्खी पाली जा रही है, वातावरण के अंदर, प्रकृति के अंदर जो मधुमक्खी आ रही है, या प्रकृति के अंदर प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्राकृतिक अवस्था के अंदर देखें, नेचुरल कंडीशन के अंदर अपन देखें, नेचुरल कंडीशन के अंदर अपन देखें तो मधुमक्खी जो है प्रकृति के अंदर स्वतः ही अपने क्या करती है, छत्ते का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्ब बोलते हैं। और ये छत्ता किसके द्वारा बनाया जाता है, श्रमिक के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन आजकल आधुनिक युग के अंदर मॉडर्न जमाने के अंदर, आधुनिक युग के अंदर अर्थात मॉडर्न एरा के अंदर, वर्तमान समय के अंदर जो है मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पाला जा रहा है, यानी मनुष्य उसको पालने का काम कर रहा है। और मनुष्य पालने के लिए इसके लिए जो छत्ता कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है, और जो छत्ता जो होगा जो कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइव शब्द काम में लेते हैं। तो ये कहीं आप हाइव शब्द आ जाए कंफ्यूज नहीं हो, वो भी छत्ते को ही बोलते हैं और कॉम्ब भी छत्ते को ही बोलते हैं। कॉम्ब कहां अप्रोप्रिएट रहेगा, जहां पर प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी ने अपना छत्ता बनाया है। और हाइव कहां रहेगा, जो मनुष्य ने उसके लिए एक छत्ता बनाया है। एक प्रकार से अपन के इस प्रकार का लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है जिसके अंदर मधुमक्खी पाला जाता है, उसको हाइव के नाम से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो मधुमक्खी के छत्ते या इसके इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ पे नाम
एल लेंगेस स्रोत का नाम आता है, जिन्होंने मधुमक्खी स्थान बी पासेस की खोज की थी या मधुमक्खी का सर्वप्रथम छत्ता बनाने का काम इनके द्वारा किया गया था। भारत में मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक तौर पर सन 1907 में प्रारंभ हुआ, जब इंपीरियल केट वैज्ञानिक ने भारतीय मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी पर पूसा संस्थान में अपना कार्य शुरू किया था। तिरुचला तमिलनाडु के रहने वाले न्यूटन ने 1919 में गतिशील फ्रेम युक्त ग्रह विकसित किया था। गतिशील या मूवेबल हाइव का निर्माण इन्होंने किया था, यह भी अपने को यहां पे मालूम होना चाहिए। तो यानी कहने का अर्थ है, प्रकृति के अंदर जो मधुमक्खी है वह स्वतः ही अपना छत्ता बनाती है, लेकिन आधुनिक युग के अंदर जो है किसान क्या कर रहा है, व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि मधुमक्खी को पालने के लिए कृत्रिम छत्ता बना रहे हैं, हाइव बोल रहे हैं। और सबसे पहला जो हाइव बनाया गया वह लेंगेस स्रोत के द्वारा बनाया गया था, जो मधुमक्खियों को पालने के लिए बनाया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो साइंटिस्ट आते हैं, जिसमें यहां पे नाम आ रहा था, दैट इज द न्यूटन। न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने भी एक प्रकार के छत्ते का निर्माण किया था, जिसे हाइव बोला गया। तो एक प्रकार से कहें कि आधुनिक युग के अंदर मधुमक्खी के महत्वता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने उसके छत्तों का निर्माण शुरू कर दिया, और कृत्रिम रूप से पालने की प्रक्रिया भी जो है आधुनिक युग के अंदर विकसित की जा रही है, जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान के अंदर मधुमक्खी कहां कहां पाली जा रही है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान की परिस्थितियों में मधुमक्खी जो है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एवं उत्तरी भागों में, दक्षिणी पूर्वी एवं उत्तरी भागों में मधुमक्खी का पालन हो रहा है। यानी पश्चिमी भाग को छोड़ के राजस्थान के तीनों दिशाओं के अंदर जो है मधुमक्खी का पालन अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है, जो आपको यहाँ पे पता। राजस्थान के अंदर मधुमक्खी के लिए जो एक प्रकार का केंद्र है, दैट इज राजस्थान खादी संघ। राजस्थान खादी संघ स्थापित किया गया है। राजस्थान खादी संघ की स्थापना की गई है, और जिसका मुख्य उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है। और जो शिवदासपुरा, जो कहां पर है, शिवदासपुरा के अंदर है, और शिवदासपुरा कहां है, जयपुर के अंदर है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के अंदर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्रिप AICRP अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जो है वह कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में चलाई जा रही है। मधुमक्खी पालन का कार्य कोटा विश्वविद्यालय के अधीन जो है ये एक्रिप परियोजना, अखिल भारतीय ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्रिप वहां पे चलाई जा रही है, जो भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। इसके बाद मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राजकीय, या अपन कहे कि राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र, राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र भी, यानी गवर्नमेंट का हनी बी रियरिंग का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर भी अपने देश के अंदर स्थापित किया गया है, और जो कहां है, जोलीकोट नैनीताल में। जोलीकोट नैनीताल के अंदर है, और नैनीताल ये कहां है, उत्तराखंड के अंदर। यानी तो गवर्नमेंट जो सेंटर है एक प्रकार का ट्रेनिंग का, हनीबी रियरिंग का, तो वो जोलीकोट नैनीताल उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया। तो ये स्लाइड के अंदर अपन ये देख रहे हैं राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में और इवन राजस्थान के अंदर कौन कौन से संस्थान जो है मधुमक्खी पालन करने का कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। या देश स्तर पर सबसे पहले जो अपन कहें कि जो सेंटर इसके लिए बनाया गया है वो जोलीकोट वाला है, और इसके अलावा भी उसके बाद भी अलग अलग प्रकार के संस्थान जो है मधुमक्खी पालन के लिए अपने देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मधुमक्खी को जो है एक मुख्य धारा में लाया जाए, किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए, उस रूप में इसको देखा जा रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। अपने देश के अंदर सर्वाधिक जो शहद का उत्पादन कर रहा है, सर्वाधिक शहद मधुमक्खी पालन से सर्वाधिक शहद अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, हनी सबसे ज्यादा, हनी का प्रोडक्शन अगर अपने देश में सबसे ज्यादा कहीं से हो रहा है तो वो कहां से हो रहा है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। बिहार, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश। तो अपने देश में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन कौन से राज्यों से हो रहा है? बिहार, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश से किया जा रहा है, जो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो मधुमक्खी को कृत्रिम रूप से पालना है तो उसमें सबसे बड़ा जहां पे मधुमक्खी रखी जाएगी उसे मधुमक्खी गृह या बी हाइव के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट उपकरण है। अब इसको अगर अपन यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। हाइव क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ एक बक्सा होता है। हाइव क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ एक बक्सा होता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इस प्रकार से होता है लकड़ी का बक्सा, इस प्रकार से एक लकड़ी का बक्सा होता है। अब इस बक्से के अंदर क्या होता है? इसको दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये पहला भाग यानी कि जो ऊपरी भाग कह सकते हैं अपन, ऊपरी भाग,
और ये इसका निचला भाग। ऊपरी भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपरी भाग थोड़ा छोटा है और निचला भाग थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो ऊपरी भाग जो होगा कुल इस हाइव का 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4। जबकि निचला भाग थोड़ा बड़ा है तो इट मीन 3/4 होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब ऊपरी भाग के अंदर क्या होता है और निचले भाग के अंदर क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? हाईवे, एक प्रकार का कृत्रिम छत्ता है। तो ऊपरी भाग के अंदर क्या होता है? ऊपरी भाग के अंदर एक प्रकार से अपन कहें कि मधुमक्खी जो शहद बनाती है, क्या बनाती है? शहद बनाती है। तो जो शहद जिसके अंदर भरा रहता है, शहद जिसके अंदर भरा रहता है, हनी जिस भाग में रहती है, वह आपका ऊपरी भाग होता है। नीचे वाले भाग में कौन होता है? नीचे वाले भाग में इसके परिवार के सदस्य होते हैं और परिवार के सदस्य के रूप में इसके शिशु होते हैं, शिशु होते हैं। इसका एक प्रकार से कहें ड्रोन यहीं पे होता है, इसकी रानी यहीं पे होती है, वह सारे नीचे वाले भाग में। और यहां पे अगर देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक जालीनुमा ये पार्टीशन होता है जिसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों से सिर्फ केवल जो इसका जो श्रमिक होता है, इसका जो श्रमिक होता है वही यहां से शहद बनाने के लिए इसमें ऊपर की ओर जाएगा। और यहां पे जो ये हाइव बना हुआ है इसको एक स्टैंड के द्वारा लगाया जाता है, एक स्टैंड के द्वारा भूमि के ऊपर स्थापित किया जाता है। और इस हाइव के नीचे के साइड में भी यहाँ पे एक रंध्र होते हैं, यहाँ पे भी रंध्र होते हैं जहां से श्रमिक मधुमक्खी बाहर निकलती है, श्रमिक मधुमक्खी बाहर निकलती है, वर्कर बाहर निकलती है और बाहर के कार्यों को करने का काम करती है। तो ये कृत्रिम रूप से बनाया गया हाईवे। बाकी जो प्राकृतिक रूप से जो छज्जा बनाते हैं जिसे कॉम बोलते हैं, तो उसके अंदर ऐसी संरचना नहीं होती, लेकिन कृत्रिम रूप से पालन करने के लिए इस प्रकार के हाईवे का निर्माण जो है मधुमक्खी के लिए किया जाता है, जो भी अपने को पता होना चाहिए। और इसके अंदर जो छत्ते के अंदर जहां इसमें अलग अलग कोष्ठ बने रहते हैं, अलग अलग कोष्ठ ऐसे कोष्ठ बने रहते हैं जिसे अपन हेक्सागोनल सेल्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर मधुमक्खियां रहती है। आपने देखा वो छोटे छोटे छिद्र टाइप संरचनाएं आपको उसमें दिखा, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मधुमक्खी पालन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो मधुमक्खी गृह की होती है, बी हाइव की होती है, जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो बी हाइव मधुमक्खी पालन के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्रिम छत्तों का उपयोग इसमें लिया जा रहा है। हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के मधुमक्खी ग्रहों का उपयोग हो रहा है, जिसमें पोर्ट ग्रह आ गया, बुक ग्रह आ गया, मधुसागर ग्रह आ गया, हाउस ग्रह आ गया, एकल भित्ति या दोहरे भित्ति देहांत आ गया, मूल केंद्र ग्रह आ गया, लेंग स्त्रोत ग्रह जो सबसे पहले बनाया गया था, न्यूटन ग्रह आ गया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ग्रह आ गया, ज्योतिकोट ग्रह आ गया। दक्षिण भारत में न्यूटन द्वारा जो न्यूटन ग्रह का उपयोग सबसे ज्यादा अपने भारत के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर ही मधुमक्खी का पालन सर्वाधिक किया जा रहा है। उसके बाद कॉम्ब आधार यह शुद्ध मोम को बना होता है, जो षटभुजाकार कोष होता है, इसी के ऊपर श्रमिक कोष्ठ का निर्माण होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन आता है आवासीय विभाजन बोर्ड, डंपी डिवीजन बोर्ड, जो एक प्रकार का फ्रेम होती है, जो नियमित फ्रेम के सहारे लगाई जाती है, जिससे मधुमक्खी को सीमित स्थान मिल सके। यानी मधुमक्खी का स्थान सीमित करने के लिए जो आवासीय विभाजन बोर्ड इसके अंदर लगाया जाता है। दुम्बक यंत्र जो धुआं छोड़ने का कार्य करता है, जब मधुमक्खी को नियंत्रित करना हो तब धुआं छोड़ दिया जाता है। और आपने देखा होगा मधुमक्खी जो प्राकृतिक रूप से जो छत्ता बनाती है, उससे भी अगर अपन शहद लेने जाते हैं तो धुआं करके फिर उसको लेते हैं, तो धुएं से वो क्या हो जाती है, वो एक प्रकार से अंधी टाइप हो जाती है या वहां से भाग जाती है। तो धुआं छोड़ना यानी उसको नियंत्रित करने के लिए करते हैं। स्क्रैपर बक्से की फर्श को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। ब्रूस जो होता है शहद के छत्तों को बाहर निकालने से पहले मधुमक्खी को हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ड्रोन ट्रैप जो ड्रोन को ट्रैप करे यानी नर को ट्रैप करे, सामान्यतः लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसमें एक उथला छोटा सा छेद होता है, जिसमें ड्रोन बाहर निकलता है परंतु वापस ग्रह में प्रवेश नहीं कर पाता है, वह ट्रैप हो जाता है। यानी कि ड्रोन जो होता है, नर जो होता है, उसका काम सिर्फ एक ही, मैथुन उड़ान के दौरान मेटिंग करना। अब मेटिंग कर ली, उसके बाद अगर वह वापस वहां अंदर आना चाहता है फिर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि ड्रोन ट्रैप उसको ट्रैप कर लेगा, क्योंकि वापस उसका कोई काम ही नहीं है तो उसको अंदर क्यों आने देगा। तो ये भी इसके अंदर जो है लगाया जाता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करें प्रवास ट्रैप, रानी और श्रमिक मधुमक्खी पलायन नहीं कर सकते हैं। यानी कई बार क्या हो जाता है, मधुमक्खी जो होती है वह अपने परिवार को, छज्जे को, कॉलोनी को छोड़ के भाग जाती है। क्यों? तो उसके पीछे रीजन होते हैं। कई बार क्या होता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो परिवार को छोटा करने के लिए, और कई बार जो होता है कोई ऐसी विचित्र कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से परिवार छोड़ के चली जाती है। तो जब परिवार की संख्या ज्यादा हो जाए तब तो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार में सदस्य की संख्या ही कम है और फिर अगर वो वहां से भागने का प्रयास करेगी तो आर्थिक दृष्टि से ये लाभप्रद नहीं मानते। तो इसीलिए कृत्रिम हाइव के अंदर जो प्रवास ट्रैप लगाया जाता है जिसमें वह मधुमक्खी को वहां से भागने नहीं देती है। उसके बाद रानी को अलग करने वाला उपकरण जो रानी को अलग रखता है क्वीन एक्सक्लूडर कहलाता है। जाली लगी रहती है इसके ऊपर, जो भी आपको ध्यान रखना है। दस्ताने जो जिसके अंदर कार्य करते हैं वो हाथों के अंदर दस्ताने भी पहनने का काम करते हैं। मधु निष्कासन उपकरण जो हनी को निकालने के लिए एक उपकरण आता है। तो ये सारे यंत्र जो है मधुमक्खी पालन में काम में लिए जाते हैं, जो अपने को यहाँ पे पता होना
चाहिए। इसके बाद मधुमक्खी के केस में दो चार शब्द जो यहां पे आते हैं, जो अपन यहां पे डिस्कस करें, तो सबसे पहला आता है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग अर्थात प्रवास करना। तो मैंने आपको अभी बताया कि मधुमक्खी जो होती है, वह मधुमक्खी के सदस्य जो होते हैं परिवार या कॉलोनी को छोड़कर चले जाते हैं। कॉलोनी को छोड़कर जाना, मधुमक्खी के सदस्यों द्वारा परिवार के कॉलोनी के सदस्यों के साथ कॉलोनी छोड़ के चले जाते हैं कुछ सदस्य। रानी भी हो सकती है, या कुछ ड्रोन भी हो सकते हैं, या श्रमिक भी हो सकते हैं। तो वो जाने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। तो पहला तो कारण हो सकता है कि कोई एक प्रकार से कहें कि संख्या अगर ज्यादा हो जाए, मधुमक्खी के एक आवास के अंदर संख्या ज्यादा हो जाए, तो वो नए छज्जे का निर्माण करने के लिए, नई कॉलोनी बनाने के लिए भाग सकते हैं। या कई बार क्या होता है, वातावरणीय कारक ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से वह अपने परिवार को छोड़ के वहां से भागने का काम करती है। तो जो प्रवास जो करती है, स्वार्मिंग करती है, उससे अल्टीमेटली क्या होता है, इससे अल्टीमेटली क्या होता है, एक नई कॉलोनी का निर्माण होता है। तो नई कॉलोनी का निर्माण कब होगा, क्योंकि नई कॉलोनी कब बनेगी, जब कुछ मधुमक्खियां अपना आवास छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएगी, वो नए छत्ते का निर्माण करेगी, तब नई कॉलोनी का निर्माण होगा। तो वह स्वार्मिंग की प्रोसेस होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस इसमें और पाई जाती है मधुमक्खियों के अंदर, दैट इज द एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, एक मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है कई बार अपने ही छत्ते को नष्ट कर देती है, अपने ही छत्ते को नष्ट कर देती है। यानी अपने छत्ते को लंबे समय तक नहीं रहने देती है, वो अपने छत्ते को नष्ट कर देती है। जैसे अपन भारतीय मधुमक्खी की बात करें, या अपन बात करें यूरोपियन मधुमक्खी के अंदर, तो इनके अंदर एब्सकॉन्डिंग टेंडेंसी कम होती है। लेकिन अगर अपन बात करें आपकी रोग या बवर मधुमक्खी की बात करें, तो वो अपने छत्ते को नष्ट कर देती है। और जो छोटी मधुमक्खियां होती है, वह भी अपने छत्ते को नष्ट कर देती है। तो एब्सकॉन्डिंग बोलेंगे जब मधुमक्खी अपने छत्ते को नष्ट कर देगी। उसके बाद एक शब्द और आता है, दैट इज द सुपर शेड्यूल। सुपर शेड्यूल का अर्थ क्या होता है कि जब रानी मधुमक्खी का स्थान, रानी मधुमक्खी का स्थान रानी पुत्री द्वारा लिया जाता है। यानी कि एक रानी दूसरी रानी को बदल देती, रिप्लेस कर देती है। यानी मुख्य रानी जो है वह एक प्रकार से कहें कि क्वीन सब्सटेंस नहीं छोड़ पा रही है, उस केस में श्रमिक से नई रानी का निर्माण होगा जो उसका स्थान लेगी। तो एक प्रकार से एक रानी दूसरी रानी को बदलने का जो प्रोसेस होती है वह सुपर शेड्यूल के नाम से जानी जाती है। तो ये तीन प्रकार की टर्म भी जो है इसके केस में इंपॉर्टेंट है, जो अपन यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद बात करते हैं कि मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्ते से पकड़ कर लाना। प्राकृतिक छत्ता जो प्रकृति के अंदर उसने स्वतः बनाया है, और जो प्राकृतिक छत्ता जो होता है, प्राकृतिक जो छत्ता होता है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्ब बोलते हैं। अब इसको वहां से पकड़ के लाना, और पकड़ के लाके उसको आपको किसमें, जब अपन मधुमक्खी पालन खुद कर रहे हैं तो उस केस में उसको क्या करेंगे, कृत्रिम छत्ते के अंदर ट्रांसफर करेंगे, कृत्रिम छत्ते के अंदर डालेंगे, अर्थात आर्टिफिशियल हाई। और जो अपन ने पीछे पढ़ा है कि कृत्रिम रूप से लकड़ी का जो बॉक्स आता है उसके अंदर लाके उसको रखा जाता है। तो उसके अंदर रखने के दौरान कृत्रिम छत्ते के अंदर रखने के दौरान उसको क्या उपलब्ध करवाया जाता है, शरबत उपलब्ध करवाई जाती है, एक प्रकार का घोल उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि उसके भोजन का स्रोत मिल सके। क्योंकि आप कृत्रिम छत्ते के अंदर रख रहे हो तो वहां पर भोजन की अगर व्यवस्था नहीं होगी, शहद वहां पे उसको नहीं मिलेगा, तो वो वहां पे नहीं रुकेगी। तो आपको वहां पे उसको शरबत का घोल आपको उपलब्ध करवाना चाहिए। रानी मधुमक्खी को प्रत्येक वर्ष बदलना चाहिए। यानी कृत्रिम मधुमक्खियों को आप अगर वहां पे लेके आ रहे हो, प्राकृतिक मधुमक्खियों को कृत्रिम छत्ते के अंदर लेके आ रहे हो, सबसे पहले उसको शरबत उपलब्ध करवाए। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, रानी मधुमक्खी को प्रत्येक वर्ष बदलना चाहिए। यानी एक ही रानी मधुमक्खी को लंबे समय तक नहीं रखना है कृत्रिम छत्ते के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि वह जो होती है मैथुन क्रिया एक बार करेगी, उसके बाद वह प्रोडक्टिवनेस जो है उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो उस केस में रानी मधुमक्खी को वहां से बदलना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कई बार भोजन की भी कमी आ जाती है, तो कृत्रिम भोजन उसको छत्ते के अंदर उपलब्ध करवाना चाहिए। और कृत्रिम भोजन, आर्टिफिशियल फूड उसको उपलब्ध करवाना चाहिए। उसके अंदर चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी 2 भाग और पानी 1 भाग, इन दोनों को मिलाकर जो है छज्जे के पास, कृत्रिम हाइव के पास आपको रखना चाहिए। इसके बाद बात करें तो बेसिकली ये जो पालन किया जाता है, कृत्रिम जो पालन अपन कर रहे हैं आधुनिक युग में, जो मधुमक्खी का जो पालन किया जा रहा है, कृत्रिम जो पालन किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा, जो एक हाइव के अंदर पालन किया जा रहा है, उसके लिए मधुमक्खियों को एक हाइव के अंदर ये रखा जा रहा है। तो उस केस में ये ध्यान रखना है कि आसपास के क्षेत्र में फूल वाले पौधे हों, तभी जाके आप मधुमक्खी को अच्छे तरीके से पाल पाओगे, वरना मधुमक्खी
को एक प्रकार से भोजन वहां पे नहीं मिलेगा तो वह शहद का उत्पादन उतना नहीं कर पाएगी। और फूल वाले पौधों के अंदर जैसे सरसों की बात करते हैं तो सरसों के खेत के आसपास अगर ये पालन किया जाएगा बहुत ज्यादा लाभप्रद माना जाता है, क्योंकि सरसों में फ्लोरिंग काफी अच्छी होती है। इस प्रकार से गुलाब के वाले पौधे कुछ कहीं पे आसपास एरिया में है और वहां आप मधुमक्खी का पालन कर रहे हो तो भी आपके मधुमक्खी का पालन जो होगा सबसे बेस्ट होगा, जो भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें कि मधुमक्खी का कृषि में महत्व क्या है, तो मधुमक्खी का कृषि में महत्व की बात करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो जेईटी के एग्जाम में भी या कई एग्जामों में पूछी जाती है तो सबसे बड़ा महत्व है परागण करवाने में। परागण के अंदर अर्थात पोलिनेशन के अंदर इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। बहुत सारी फसलें जो होती है वो इसके परागण पर ही निर्भर करती है। लगभग 80% प्रकृति के अंदर 80% जो परागण प्रकृति के अंदर परागण के अंदर 80% परागण जो है वो किसके द्वारा कराया जा रहा है फसलों में, तो वह मधुमक्खी के द्वारा करवाया जा रहा है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। परागण किस वजह से करवा पाती है, क्योंकि मधुमक्खी तो लेने जाती है वहां से मधु मधु और पराग लेने जाती है तो वो अपनी पिछली टांगों से लेती है श्रमिक मधुमक्खी, तो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है तो वहां पर पराग कण कुछ गिर जाते हैं तो उसी को अपन परागण बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। यानी पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जो ट्रांसफर होता है उसे परागण बोलते हैं और परागण में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और परागण कराने के लिए मैंने पिछली स्लाइड में बताया अगर कीटों द्वारा परागण होता है, इंसेक्ट द्वारा परागण होता है तो उसे एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। और कीटों में भी अगर अपन यहाँ पे बात करें बेसिकली मधुमक्खी के द्वारा जो परागण कराया जा रहा है उसे अपन बोलेंगे मेलिटोफिली के नाम से जानते हैं। तो मधुमक्खी के द्वारा मेलिटोफिली, तो ये आपको पता होना चाहिए मधुमक्खी द्वारा जो परागण की जो प्रक्रिया है वो मेलिटोफिली कहलाती है और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी अगर आपको एक ही पॉइंट पूछे कि मधुमक्खी की महत्वता क्यों है तो परागण कराने के लिए सबसे बड़ी महत्व, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और परागण होगा तभी जाके क्या होगा, दानों का निर्माण हो पाएगा, वरना दाने नहीं बनेंगे फसल के, ये आपको ध्यान। दूसरी बड़ी इसकी महत्वता क्या है, तो दूसरी महत्वता जो है मधुमक्खी की कृषि के अंदर वह है संकरण के अंदर है हाइब्रिडाइजेशन के। तो संकरण का प्रोसेस जैसे अपन देखें कि कृत्रिम रूप से ज्यादातर वैज्ञानिक लोग करवाते हैं और उससे नई नई किस्में विकसित करते हैं, लेकिन प्रकृति के अंदर स्वतः बात करें तो प्रकृति में स्वतः जैसे कहने का अर्थ है दो पौधे हैं, ये एक पौधा है, ये ए पौधा है, ये दूसरा पौधा है, ये बी पौधा है, लेकिन दोनों ही पौधे हैं ये जैसे सपोज करो कि यही दोनों पौधे एक ही जाति के हैं, एक ही स्पीसीज के हैं। जैसे सपोज करो गेहूं के ही पौधे हैं, ये गेहूं की एक किस्म है, ये गेहूं की एक किस्म है, ये गेहूं की बी किस्म है। सॉरी गेहूं नहीं ले लें अपन, दूसरा ले लेते हैं, जैसे मक्का ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये मक्का की एक किस्म है, ये मक्का की बी किस्म। तो सपोज करो कि यहां पे मधुमक्खी आके बैठी इसके फूलों पर आके मधुमक्खी बैठी, एक किस्म से बैठ के वह बी किस्म की ओर गई, तो कहीं न कहीं उसने क्या किया, एक किस्म का परागकण बी किस्म पर डाल दिया, तो इससे जो इन दोनों के संकरण या परागकण से जो है जो उत्पन्न होगा वह कहलाएगा संकर या हाइब्रिड, जिसके अंदर दोनों के लक्षण होंगे किसके, ए और बी के। तो जब दो अलग अलग किस्मों के मध्य में परागकणों को ट्रांसफर किया जाएगा और उससे एक नई किस्म या नए प्रकार का पौधा या नए प्रकार के बीज गुणवत्ता आपको प्राप्त होता है तो उसे संकर कहा जाएगा और इस प्रक्रिया को संकरण बोलते हैं। कई बार संकरण कराने में भी मधुमक्खी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना, तो ये भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंस देखें तो मधुमक्खी से अपने को क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, हनी प्राप्त होती है। तो शहद जो प्राप्त होता है वह अगर देखा जाए तो मिठास उसके अंदर होती है, क्योंकि उसमें पाया जाता है फ्रुक्टोज की वजह से उसमें मिठास पाई जाती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो शहद की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद मधुमक्खी की और क्या इंपॉर्टेंस है, तो मधुमक्खी से जो अपने को है मोम अर्थात वैक्स की भी प्राप्ति होती है, और वैक्स की जो प्राप्ति होती है वह एक प्रकार से पीले रंग का वैक्स होता है और वैक्स संबंधी सामग्री बनाने के लिए काम में आता है। और बेसिकली मधुमक्खी खुद उसे जो है अपना छत्ता बनाने के लिए काम में लेती है, जो उसके शरीर में उदर के चौथे से सातवें खंड के अंदर होते हैं, श्रमिक के अंदर, जो भी अपने को ध्यान होना। इसके बाद मधुमक्खी से अपने को और क्या प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है बी वेनम। और बी वेनम की बात करें तो यह उसके अंदर जो एसिड ग्लैंड्स होती है, अम्ल ग्रंथि होती है, उसके द्वारा स्रावित होता है। और बी वेनम जो होता है जोड़ों का दर्द, दो जोड़ों के बीच में दर्द हो रहा है, अगर बी वेनम लगा देते हैं तो उस दर्द को कम करने का काम यह करती है। तो ये मधुमक्खी की इंपॉर्टेंस होती है जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस।
तो ये सारा पॉइंट हो गया कि मधुमक्खी क्या है, किस प्रकार से उसका पालन करेंगे और किस प्रकार से उसके शरीर की आकारिकी होती है और कैसे उसका जीवन चक्र होता है और कैसे जो है मधुमक्खी को कृत्रिम रूप से अपन पाल सकते हैं, किस प्रकार से जो है उसमें डांस होता है, कैसे उसका कृषि में महत्व है, ये सारा अपन ने देखा है। इसके बाद मधुमक्खियों में जो है विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं। रोगों में यहाँ पे मैं बेसिकली बात करूं तो सबसे पहला रोग आता है इसमें जो एक बरूथी से होता है, माइट से होता है, जिसे एक्राइन डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एमोइबिक डिजीज भी होती है। नोसेमा रोग काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नोसेमा रोग, नोसेमा रोग जो होता है मधुमक्खी का एक भयंकर रोग माना गया है। नोसेमा रोग हो गया। इसके बाद एक्राइन रोग हो गया जो बरूथियों से होता है। इसके अलावा इसमें अमेरिकन फाउल ब्रूड हो गया, यूरोपियन फाउल ब्रूड हो गया, स्टोन ब्रूड हो गया, इवन कॉलोनी कोलास डिसऑर्डर भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के रोग जो है मधुमक्खियों के अंदर होते हैं। इसके बाद मधुमक्खियों के अंदर कुछ कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें आपका डेथ होक मौत हो गया, ग्रेटर वैक्स मौत हो गया, लेसर वैक्स मौत हो गया, कुछ वास्प हो गई, कोई एंट्स हो गई, चींटियां हो गई, ये भी मधुमक्खी को या मधुमक्खी की कॉलोनी को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो ये सारी जानकारी जो है मधुमक्खी के बारे में अपन ने पढ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।